अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है गर्द के पार, जिसे तहरीर किया है नायाब जिलानी ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। रात को छाजों में बरसता रहा था। तूफ़ान अंदर का हो या बाहर का, हमेशा तबाहकारी ही मचाता है। रात फिर बरसने वाली बारिश ने सिर्फ वजूद से बाहर नहीं बल्कि अंदर भी ओहदम मचा रखा था। और फिर बारिश रुकने के बाद कहीं अंदर भीग रहा था। उसने खिड़की के दोनों पट खोल कर नीचे झांका तो हर तरफ कीचड़ और गंदगी के सिवा कुछ नजर न आया। गलियों में मट्टी और जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर की वजह से बहुत गलीज बदबू उठ रही थी। सड़क के दोनों तरफ नए नए तामीर शुदा डबल स्टोरी घर थे, जैसे ये घर जदीद तर्ज के तामीर हुए थे। ऐसे ही इन घरों के मकीन भी नए नए अमीर हुए थे। एक ही लाइन में बने 3 घर तो अंस के इन 3 दोस्तों के थे, जो मैट्रिक और FSC के बाद तालीम को खैराबाद कहकर मुल्क से बाहर निकल गए थे। तनवीर दुबई, अमार मलेशिया और मोहसिन अपनी कज़न प्लस मनकूहा के तौसत से अमेरिका सेटल्ड हो गया था। इत्तफाक से तनवीर, अमार और मोहसिन आपस में कज़न्स भी थे। अगरचा कोकब कॉलोनी की इस स्ट्रीट पर बड़ी बड़ी कोठियाँ तमीर हो गई थीं, तहम ज़हनी तौर पर यहाँ के लोग अभी तक पसमानदा थे। अक्सरियत इन लोगों की थी जो देहात से उठकर आए थे। इनमें ही एक अंस के वालिद थे जो अपने मुख्तसर से ज़मीन को बेचकर शहर में आबाद हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने करियाने की दुकान खोल ली थी। शायद वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार पाते अगर अंस के वालिद का इंतकाल न हो जाता। वालिद की वफ़ात के बाद अंस की अम्मी ने कैसे इतना तवील और मुश्किल वक्त गुजार कर अंस को आला तालीम दिलवाई थी, एक अलग कहानी थी। सिलाई मशीन चला चला कर उनके कंधे झुक गए थे। नज़र जाती रही थी मगर अंस के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थीं। तालीम मुकम्मल करके कुछ अर्सा बेरोज़गारी की ज़ियत सहने के बाद किस्मत अचानक उस पर मेहरबान हो गई थी। ना सिर्फ बहुत मुनासिब सैलरी पैकेज पर जॉब मिल गई थी बल्कि अचानक इसका रिश्ता भी तय हो गया। हुआ कुछ इस तरह कि जिस कंपनी में बतौर मैनेजर वो नया नया अपॉइंट हुआ था, उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर ने अंस को बतौर दामाद पसंद कर लिया था। वो एक मेहरबान और जौहर शनास आदमी थे। वो एक डेपुटेशन के हमरा आए थे। मुख्तसर सी मुलाकात के बाद उन्होंने बसते इसरार अंस से फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह ले लिया था। फिर अगले 4-5 माह के दौरान वो कई मरतबा पिंडी आते रहे। हर दफ़ा अंस से मुलाकात के बाद उनके मिजाज में और भी तब्दीली और नरमी आ जाती। कुछ अरसे बाद वो अंस की अम्मी से मिलने उनके घर अभी आ गए। इन्हीं दिनों में इकराम साहब की लालत का पता चला। तब अंस और उसकी अम्मी अच्छे ताल्लुकात और इकराम साहब के बेहतरीन बर्ताव की वजह से उनकी यादत के लिए लाहौर गए थे। वहाँ अम्मी ने शिफा को देखा और पसंद कर लिया। देखा जाता तो शिफा और अंस का कोई जोड़ नहीं बनता था। उनके रहन सहन, स्टेटस, मिजाज, रख रखाव, बर्ताव सब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। शिफा के बारे में भी सुनने में आया था कि वो सिर्फ हसीन ही नहीं बल्कि बहुत नखरीली और नाजुक मिजाज लड़की है। ऐसी बातें सुनकर अंस ने दबे दबे लफ्ज़ों में माँ को समझाने की कोशिश भी की थी, मगर इस वक्त अम्मी इकराम साहब के अखलाक और शिफा के हुस्न से इतनी मुतासिर थीं कि उसकी एक ना सुनी। और फिर ये बात तो अंस को बाद में पता चली थी कि शिफा की मम्मी और बड़ी 4 बहनों समेत कोई भी अंस के साथ इस रिश्ते पर खुश नहीं था, मगर इकराम साहब के सामने किसी की एक नहीं चली थी। और महज चंद महीनों के अंदर अंस और शिफा की शादी हो गई। अंस शादी के बाद बहुत कम अपने ससुराल गया था। बस शिफा से इसके वालिद आकर मिल जाते थे या फिर साथ भी ले जाते, मगर यह सिलसिला इकराम साहब की अचानक वफ़ात के बाद रुक सा गया था। कुछ शहजादी और मोनस की पैदाइश के बाद शिफा खुद भी लोकल ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने और आने जाने से घबराने लगी थी। शिफा का मिजाज अजीब था। वो बैक वक्त जालिम और मजलूम दोनों रूप अपना लेती थी। इसके मिजाज में नखुवत थी। वो अंस के घर की एक एक चीज़ का मुआवजा मैके वाले घर से किया करती थी। अगरचे इसने ज़ुबान से कभी इजहार नहीं किया था, मगर अंस जानता था कि वो इसके घर में आकर खुश नहीं है। वो बहुत कम गोती, ज़्यादातर संजीदा रहती थी। शिफा का रवैया सिर्फ अंस के साथ ही नहीं बल्कि उसकी 2 छोटी बहनों के साथ भी ऐसा ही सर्द किस्म का था। और अम्मी तो शायद वो किसी गिनती में शुमार ही नहीं करती थी। इन 6.5 सालों में अंस ने कभी भी शिफा को अपनी माँ के साथ बैठकर बातचीत करते या हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। इसकी कम गोई या नखरीलापन अब संजीदगी में बदल चुका था। कभी कभी अंस के लिए शिफा की संजीदगी को बर्दाश्त करना एक अज़ाब बन जाता था और इसका दिल चाहता कि वो चीख चीख कर या तो इस बुत के अंदर जान डाल दे या फिर खुद भी किसी पत्थर के बेजान बुत में तब्दील हो जाए। खामोशी और संजीदगी इसके मिजाज का हिस्सा नहीं थी, इतना तो वो जानता ही था,
बस फ़र्क इतना था, अंस की ज़िंदगी में शामिल होकर वो घुट घुट कर जीने लगी थी। शायद वो खुद भी इस बोझल घुटन ज़दा ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, मगर वापसी का चूँकि इसके पास कोई रास्ता नहीं था, सो मारे बंदे वक्त गुजारना उसकी मजबूरी के अलावा और क्या हो सकता था। जो फासले अव्वल रोज़ से उनके दरमियान आए थे वो आज तक कायम थे। ना तो शिफा ने उन फासलों को कम करना चाहा था और ना अंस को अपने गिर्द बनाए हसार के अंदर दाखिल होने दिया था। अंस को अपनी ज़ात में ख्वार करने के लिए ये एहसास क्या कम था कि वो किसी के लिए अनचाहा है, नापसंदीदा है। वो किसी बोझ की तरह शिफा के ज़ब्त और सब्र को आजमाता है। वो जब भी उसकी तरह बढ़ने की कोशिश करता, शिफा की अपनी खुद साख्ता हदूद, रवैये और गहरी चुप उसे रुक जाने पर मजबूर कर देती थी। ये गुज़श्ता रात का ही तो किस्सा था, गुजरी हुई खामोश रात, जब अचानक आसमान से मींह बरसने लगा था। आंधी और तूफान के जकड़ चलने लगे थे, गर्द के भगोले उड़ने लगे थे। तब शिफा ने बच्चों के बिस्तर लगाते हुए इसे बहुत सरसरी अंदाज में बताया था। ख़याम का रिश्ता तय हो गया था। उसका लहजा हमेशा की तरह लाताल्लुक था, गोया ख़याम इसका सगा बड़ा भाई ना हो बल्कि कोई पड़ोसी हो। बहुत देर तक शिफा के मज़ीद बोलने का इंतज़ार करने के बाद बला आखिर अंस को ही ज़ुबान खोलनी पड़ी थी, वरना वो तो 2 लफ्ज़ बोलकर अब भागकर लाउंज, स्टोर, किचन वगैरह की खिड़कियां दरवाजे बंद कर रही थी। ख़याम का रिश्ता तय हो गया है, ये बात पिछले 2 माह से मेरे इल्म में है। इससे आगे की खाली जगह भी पुर कर दो। क्या डेट फिक्स हो गई? न चाहते हुए भी अंस का लेजा सख्त हो गया था। दरअसल ख़याम का रिश्ता तय हो जाने के बाद शादी की डेट फिक्स होने का मतलब था एक लंबा चौड़ा खर्चा। वो दिल ही दिल में गहरी परेशानी को छुपाए तखमीने लगाने लगा था। उसे कब भी यकीन था कि पिछले 4 माह की बचत शिफा और बच्चों के कपड़ों, जूतों और फिर ख़याम के गिफ्ट वगैरह की खरीदारी में खाक दूल हो जाएगी। अंस की परेशानी फितरी थी। अभी तो उसकी 5 साला बेटी शहजादी की ट्यूशन फीस के साथ साथ मोनस को स्कूल भी भेजना था। 46,000 तनख्वाह के जेब में आते ज़रूर थे, जाते कहाँ थे उसकी खुद समझ में नहीं आता था। हाँ, मैं ये बता रही थी, ख़याम का रिश्ता तय हुआ था। अब वहाँ से बात ख़त्म हो गई। शिफा ने धीमी आवाज़ में वजाहत की थी। बात ख़त्म हो गई, मगर क्यों? वो हैरत ज़्यादा सा पूछ रहा था। ख़याम में कोई कमी नहीं थी। अपने सब बहन भाइयों में ख़याम और शिफा गैर मामूली खूबसूरती रखते थे। अगरचा बाकी सब भी खुश शक्ल थे, तो हम इन दोनों की बात कुछ अलग थी। ख़याम की जॉब भी बेहतरीन थी। वो दरअसल शिफा हिचकिचाते हुए बोली। उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी की छाप थी। अंस को कदरे उलझन होने लगी। तुम्हारी मम्मी जैसी सास को बर्दाश्त करना मामूली बात नहीं। यकीनन रिश्ता टूटने की यही वजह होगी। अंस ने बड़े इत्मीनान से असल वजह दरियाफ्त करके शिफा को लाजवाब कर दिया था और अब उसके फीके पड़ते चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे की रंगत बदल रही थी। घनी पलकों की झालर पर अंस को नन्हे नन्हे से सितारे नजर आए थे, मगर ये पलक चिपकने तक का नज़ारा था। शिफा ने गर्दन मोड़कर कसमसाते मोनिस को थपकना शुरू कर दिया था। तुम्हारी मम्मी वेल ऑफ लोगों को पसंद करती हैं। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ख़याम का रिश्ता जहाँ किया गया था वो लोग खासे गरीब थे। शिफा खामोश रही थी। तुम्हारा मराकबा तो शायद रात भर पे मुहीत होगा। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, सो मैं सोने लगा हूँ। बराए मेहरबानी लाइट ऑफ कर दो। अंस ने इंतहाई गुस्से से तकिया उठाकर सीधा किया और अंदरूनी झुंझलाहट छुपाते हुए सर पे कंबल खींच लिया और जैसे उसके पास कहने को भी कुछ ना था। अंस, उसे शिफा की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी। अंस ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। शिफा की मनमनाहट पर अचानक उमट आने वाली नींद गालिब आ गई थी। आप सो गए हैं अंस? गहरी नींद में जाते अंस को महसूस हुआ था कि शिफा बहुत आहिस्तगी से उसका कंधा हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। सूरज की शफाफ किरणों के बिखरते ही शिफा के पैरों में पहिए लग जाते थे। अगरचे वो अंस की पूरी तैयारी रात को करके सोती थी, तहम फिर भी ऐन वक्त पर कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाता जो बदमज़गी का सबब बनता। इसी तरह शहजादी की तैयारी भी बहुत सब्र आजमा मरहला थी। वो बहुत नखरीली बच्ची थी। शिफा को अपनी बेटी का नखरा सलवा आपी की तरह लगता था। उसकी बड़ी तीनों बहनें ही खासी नखरीली और नाजुक मिजाज थीं और शहजादी भी शायद अपनी खालाओं पे चली गई थी। उसका नाम अम्मी ने शहजादी रखा था, सो मिजाज भी शहजादियों जैसा पाया था। शहजादी को तैयार करके वो किचन में फटाफट नाश्ता बना रही थी जब अंस भी तैयार होकर आ गया। अमूमन वो अपनी तैयारी के दौरान शिफा को बिला वजह आवाज़ें देकर बुखलाता हरगिज़ नहीं था। खामोशी के साथ तैयार होकर नाश्ता करता और ऑफिस चला जाता। नाश्ते के नाम पर भी कुछ हल्का फुल्का जैसा तैसा सामने रख दो। अगर कुछ पसंद ना आता तो बगैर जताए और बगैर खाए निकल जाता। अगर खाना अच्छा होता तो फिर रगबत से खा लेता और शिफा चुपचाप बर्तन समेट लेती। आज सुबह अंस किचन में रखे मूड़े पर बैठ गया था। शिफा ने फुर्ती के साथ मेज़ पर नाश्ते के लवाज़मात चुन दिए थे। तब शहजादी भी किचन में दाखिल हुई। पापा, मुझे स्क्वायर एक्सरसाइज बुक और प्राइम लेना है। अपनी आदत के एन मुताबिक स्कूल जाते उसे अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें याद आ रही थीं
और उसकी फहरिस्त सुनकर अंस के माथे पर बाल पड़ गए थे। कम से कम इसका स्कूल बैग तो चेक कर लिया करो, हर वक्त मुराकबे में खोना और सोचों में गुम रहना। निकल आओ माजी की भूल भलाइयों से, हकीकत को फेस करो, यही असल ज़िंदगी है। अंस की बेवक्त झाड़ने और माजी की भूल भलाइयों वाले ताने ने शिफा के दिल को ठेस पहुंचाई थी। वो भला कौन सी माजी को सोच रही थी? उसके जहन में तो मोनस का एडमिशन चकरा रहा था। मगर हमेशा की तरह बात बढ़ाने के बजाय उसने अंस को जवाब देकर मुंह मारी करने से परहेज़ किया था। और अंस जो उसे बोलने पर उकसा रहा था, अपनी बात ज़ाया जाते देखकर और भी चिढ़ गया। मुंह में घुंघियाँ डालकर बैठ जाती हो। कोई बेशक जितना मर्जी भौंकता रहे, उसे एकदम गुस्सा आ गया, मगर शहजादी की मौजूदगी में उसे अपने लहजे पर कंट्रोल रखना पड़ा था। शहजादी को नाश्ता करवा दो, मैं अम्मी के कमरे में हूँ। अंस चाय का कप उठाकर अम्मी की मिजाज पुरसी करने उनके कमरे में चला गया। शिफा ने सीने की कैद से एक थका थका सा सांस खारिज करने की कोशिश की थी। वो जानती थी अम्मी के कमरे से बाहर आकर अंस का मूड पहले जैसा फ्रेश हरगिज़ नहीं रहेगा, और ये तो हमेशा से होता आ रहा था। वो धुंधली नज़रों से अंस की पुश्त को देख रही थी। वो चाहे कि छोटे छोटे घूंट लेता अम्मी के कमरे में दाखिल हुआ था। अम्मी हमेशा की तरह गुरम बिस्तर में दुबकी तस्वीर पढ़ रही थी। उसे आता देखकर उन्होंने तस्वीर एक तरफ रख दी थी। दफ्तर जा रहे हो बेटा? उन्होंने हमेशा की तरह उसके माथे पर प्यार किया था। अंस ने इस बात में सर हिला दिया। नाश्ता कर लिया है? उनका दूसरा सवाल भी मामूल के मुताबिक था। जी अम्मी। अंस ने कप खाली करके मेज़ पर रख दिया था। अब वो पायनती की तरफ बैठकर धीरे धीरे अम्मी के पैर दबा रहा था। तुम्हारी बीवी ने अब तक नाश्ता नहीं बनाया? इतने साल हो गए हैं मगर उसे खाना पकाना नहीं आ सका। उनका तीसरा जुमला भी मामूल के मुताबिक था। अम्मी को शिफा से अंस की तरह बहुत से गिले थे, जिनमें सरे फहरिस्त यही शिकवा था कि शिफा को खाना अच्छा बनाना नहीं आता। बस अम्मी, गुजारा तो हो ही जाता है, उसने दबे दबे से लहजे में कहा। वो सुबह सुबह शिकवे शिकायत के दफ्तर नहीं सुनना चाहता था। गुजारा ही तो कर रहे हैं। अम्मी ने ठंडी आ भरी। चीनी की मूरत उठा लाए हैं, ना सीना परोना आता है ना खाना पकाना। ये शिकवा भी बरसों पुराना था। जब से वो इस घर में आई थी अंस मुसलसल यही सुनता रहा था, और ये बात किसी हद तक ठीक भी थी। शिफा को हकीकत में बटन टाँकना भी नहीं आता था। ये शादी के शुरू दिनों की बात थी, जब रूटीन लाइफ के शुरू होते ही अंस को दफ्तर जाने के लिए तैयार होना पड़ा। तब वो अपनी शर्ट्स का ढेर उठाया, आटा गूंदने में उलझी शिफा के पास ले आया था। इनके बटन टूटे हुए हैं, फारिग हो जाओ तो लगा देना। उसने वो सारा ढेर तख्त पर रख दिया था, जिसे देखकर शिफा को होल उठ रहे थे। अपने मैके में वो किचन में दिगर हर झंझट से आज़ाद थी, मगर ये आज़ादी तब सलब हो गई थी जब शिफा के पापा ने अचानक एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका रिश्ता तय कर दिया था। अंस के प्रपोजल की तकरीबन घर के हर दूसरे फर्द ने मुखालफत की थी। उसकी मम्मी और बहनें अंस के साथ शादी पर राजी नहीं थी। ताहम अंस से मिलने के बाद उनके भाई जिशान और ख़याम के ख्यालात बदल गए थे। उन्हें अंस बहुत पसंद आया था। खुसूसन ख़याम अंस को देखकर बहुत मुतासिर हुआ था, और ख़याम ने ही सबसे ज़्यादा इस रिश्ते की हमायत की थी। उसने मम्मी को न जाने कैसे कायल किया था। हालांकि मम्मी किसी भी तरह शिफा की शादी मिडिल क्लास फैमिली में नहीं करना चाहती थी, मगर अंस को देखकर वो कुछ तजब्ज़ब का शिकार हो गई थी। अपने बड़े तीनों दामादों की निस्बत अंस की वजाहत देखकर इन्हें खामोश होना पड़ा था। सलवा, मावरा और मिशा के शोर अगरचे आला ओहदों पर फाइज थे और ऊंचे घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, ताहम इनकी नाजुक अंदाम खूबसूरत बेटियों के साथ कोई जोड़ नहीं बनता था। अंस का एक प्लस पॉइंट को मद्देनजर आकर उसकी शादी अंस से कर दी गई थी। उसे याद था कि शादी से 2 दिन पहले सलवा अपी ने उसे समझाते हुए कहा था, मिडिल क्लास फैमिली से खूब दबा के रखना, उसकी माँ बहनों को भी सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सलवा अपी की नसीहतें ससुराल में आकर खुद बहू खाकदूल हो गई थी, जब सास ने पहली रात ही समझा दिया था, बहू रानी, पूरे ख़ानदान की लड़कियों को एक तरफ करके तुम्हें ब्याह कर लाई हूँ। मेरे अकलौते बेटे को संभाल कर मत बैठ जाना। अपनी उम्र भर की कमाई तुम्हारे हवाले कर दी है, देखो लाज रख लेना हमारी। अंस की अम्मी ने जो पहली रात उसे सबक पढ़ाया था, वो इसके जहन की स्लेट पर गोया जम गया। रही सही कसर अंस ने पूरी कर दी थी। उसका सियाको सबाक भी तकरीबन अम्मी की इज्जत, खिदमत और उसकी बहनों के साथ प्यार के सलूक के गिर्द ही घूमता रहा था। शिफा को वो कोई लेक्चरर मालूम हो रहा था। हम एक बात उसे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि आज के बाद उसकी अपनी ज़ात कहीं दूर, बहुत दूर खो गई थी। यहाँ सबसे पहले अंस की माँ बहनें और फिर खुद अंस और बाद में बच्चे, उसकी अपनी ज़ात तो कहीं भी नहीं थी। इतने सारे लोगों ने इस अकेली से बेशुमार तौक़ात वाबस्ता कर ली थी, और वो इससे इनकी तौक़ात पर पूरा तो उतरना, और उससे तो इनकी तौक़ात पर पूरा तो उतरना ही था। और अंस को लगता था कि वो उस माहौल में अभी तक अजनबियत महसूस करती है। वो यहाँ खुश नहीं, एक समझौता भरी ज़िंदगी गुजार रही है। अंस की इन सोचों पर अम्मी के तबसरे अक्सर मोहर का काम कर देते थे। अरे ईद भी नहीं मुस्कुराती, जाने किसका गम जान को लगाए बैठी है। अम्मी बगैर नताइज की परवाह किए बेलाग तबसरे किए जाती थी। इस बात को जाने बगैर के अंस पर इनके अल्फाज किस अंदाज में असरअंदाज होते थे, और वो कहाँ कहाँ उसे ज़हनी अजियत में मुब्तला कर देती थी। इतने सालों में एक रोज़ भी उसे खुश नहीं देखा। वो मायूसी के आलम में हाथ मलती थी, और कभी उसके सर झाड़ मुँह पहाड़ उलिये को देखकर बोले बिना ना रहती।
ब्याहता लगती ही नहीं, कभी शोहर के आने से पहले संगार ही कर लिया होता। वो जो मशीन लगाए धड़ाधड़ कपड़े धो रही होती, उनके मशवरे सुनकर दिल महसूस कर रह जाती ही। ताहम करीब ही मौजूद अंस को कुढ़ने के लिए एक और पहलू नज़र आ जाता। क्या ज़रूरत है बनने संवरने की, यहाँ कौन सा दाद व तहसीन के डोंगरे बरसाने वाले मौजूद हैं। कभी कभी इसकी कुढ़न जुबान पर भी आ जाती थी, तब वो पैर पटक कर बाहर निकल जाता था। हम शिफा के लिए उसके दिल में गिरा ज़रूर पड़ जाती थी। जैसा कि इस वक्त अम्मी के अल्फाज उसका मूड बिगाड़ रहे थे, उसका मिजाज बरहम हो रहा था। अपने चाहो चौंचलों से ही फुर्सत नहीं, भाई का रिश्ता तय हो गया, इधर नंद की कोई फिक्र नहीं, मेरी जान सूली पर टंगी है। अम्मी को अब दीदा देकर अंस मदम पड़ गया था। आप राबी के लिए क्यों परेशान होती हैं? अभी तो उसने बीए किया है, कौन सा उम्र गुजर रही है। उसने माँ का हाथ हौले से दबाते हुए तसल्ली देने की कोशिश की। अपनी नज़रों के सामने राबी को विदा करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश गलत तो नहीं, वो कदरे बरहम अंदाज में बोल रही थी। मगर अम्मी, अच्छे रिश्ते दरख्तों पर नहीं उगते। मैंने कुछ लोगों को कह रखा है, अल्लाह जल्द ही कोई बेहतर सबील निकालेगा। अंस पर उम्मीद था, मगर अम्मी की घबराहट कम नहीं हो रही थी। ख्याम का रिश्ता तय होने का सुनकर तो इन्हें होल उठ रहे थे। इतना ना हुआ कि नंद की बात ही चला देती, इसके तो हाथ में था, माँ से कहती तो हो जाता, मगर काहे को करती। अम्मी बड़बड़ाई। क्या मतलब? मैं समझा नहीं अम्मी, अंस ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही ख्याल आया था। कैसा ख्याल? वो ऐसे ही बात नज़रअंदाज करने वाला नहीं था। अम्मी गोया फंस कर रह गई, फिर कुछ सोचते हुए ज़रा दबे लहजे में बोली, ख्याम का रिश्ता तय हो गया। अंस ने गहरा सांस खारिज करके कहा। हुआ था, अब टूट भी गया। अरे वो क्यों? अम्मी का मुंह खुला रह गया। ये तो पता नहीं, वो अपनी जगह से उठते हुए बोला। कैसी गुन्नी है, बताया ही नहीं। अम्मी ने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए कहा था। अभी शहजादी कमरे में झांक कर कदरे खफगी से बोली थी, पापा मैं लेट हो रही हूँ। अंस अपनी कटारा सी मेहरान की चाबी उठाकर अम्मी को लाफिज का दबाई निकल आया था। शहजादी उसके बराबर चल रही थी और शिफा उसका लंच बॉक्स और बैग उठाए तकरीबन भागते हुए उनके पीछे आ रही थी। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने फूली सांसों में धीमी आवाज में कहा, अंस आपसे एक बात करनी थी। तुम्हें हमेशा गेट के पास पहुंचकर या सोने के वक्त ही ज़रूरी बातें याद आती हैं। उसके हाथ से लंच बॉक्स और स्कूल बैग पकड़कर फ्रंट सीट संभालते हुए अंस ने तंजिया लहजे में कहा तो शिफा खिफ़तज़दा सी वहीं सर झुकाए गहरी सोच में डूब कर रह गई थी। शिफा, आज नाश्ता दोगी या नहीं? अब तो आंतें भी सुकड़ गई हैं। अम्मी की आवाज़ सुनकर तकरीबन भागते हुए किचन तक पहुंची। जैसे तैसे जल्दी जल्दी नाश्ता ट्रे में से जाकर वापस लाउंज में आती तो अम्मी ट्रे देकर बेजार सूरत बनाए बोली, फिर दलिया? अरे कब जान छोड़ोगी उसकी? मुझसे तो ये लई अब नहीं खाई जाती। उनका मूड बिगड़ गया था। वो जितनी खुश खुराक थी, इतना ही डॉक्टर ने उन्हें परहेज बता रखा था। अमूमन शिफा खाने में अम्मी की पसंद को मद्देनजर रखकर मेन्यू तरतीब देती थी। उसके बावजूद अम्मी की बेजारी रूज पड़ती। शायद बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा कर रखा था और बीमारी की वजह से ही उनकी ज़बान का जायका बिगड़ गया था। कुछ भी कैसा ही क्यों ना बना कर पेश किया जाता, उन्हें उसमें कोई जायका महसूस नहीं होता था। अंस कह रहे थे, सुबह के वक्त आपको नरम ग़िज़ाई देनी होगी, लंच में आप जो कहेंगी बना दूंगी। ट्रे तख्त पर रख कर वो दोबारा मुख्तसर सी किचन में खड़े होकर बर्तन धोने लगी थी। तब राबी और मोनस भी उठकर कमरों से बाहर निकल आए थे। मोनस को नींद से उठने के फ़ौरन बाद माँ की गोद चाहिए होती थी। सो शिफा काम अधूरा छोड़कर मोनस की नाज़बरदारियों में लग गई। रात के तूफान की वजह से धूल मिट्टी से हर चीज़ अट्टी पड़ी थी। गंदगी, गर्द और हर चीज़ बिखरी देकर उसकी नफासत पसंद तबीयत बिगड़ रही थी। मगर मोनस के लाड ख़त्म नहीं हो रहे थे। भाभी मुझे बस चाय दे दें, रात से फ्लू हो रहा है। राबी खांसते हुए माँ के करीब ही तख्त पर लेट की थी। तब शिफा सर हिलाकर पहले राबी को चाय देकर आई, फिर मोनस को हजार जतन के बाद नाश्ता करवाकर खेलने में लगाया और फिर खुद कमर कस के घर की सफाई में जुट गई। कुछ देर बाद राबी भी उसका हाथ बटाने लगी थी। वो अमूमन सफाई वगैरह कर दिया करती थी। रात का सालन भी राबी बनाती थी, अलबत्ता आटा गूंद कर रोटी पकाना शिफा के ज़िम्मे था। राबी बहुत नरम खो खलीम मिजाज रखती थी, जबकि राबी से बड़ी शाजी का मिजाज खासा रूखा था। शायद शादी के बाद उसका मिजाज भी बदल गया था। घरेलू तलखियाँ मिजाज पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं, ये शिफा से बेहतर कौन जानता था। राबी जिस कदर नरम तबा थी, अंस और अम्मी उसी कदर रूखा मिजाज रखते थे। शिफा के लिए उन दोनों को समझना बहुत मुश्किल था। जहाँ उसके मैके वालों का जिक्र आता, वहीं अंस के माथे पर बल पड़ जाते। अंस शाजो नादिर ही उसके मैके जाता था और जब चला जाता तो फिर उसका कई दिन तक मूड बहाल नहीं होता था। शादी के शुरू के दिन के अलावा वो कभी लाहौर गया ही नहीं था और इस वक्त जो थोड़ी बहुत बदमज़गियाँ हुई थी, उनको बुलाना अंस जैसे बंदे के लिए कतई नामुमकिन था। जब भी उसे मौका मिलता वो जताए बगैर नहीं रहता था। उस वक्त मम्मी का रवैया भी अंस के साथ ठीक नहीं था। उस वक्त से अंस के दिल में मम्मी के खिलाफ जो गिरा पड़ी थी, वो आज तक खुल नहीं सकी थी। अलबत्ता ज़ीशान और क़याम के मुतालिक अंस के ख्यालात काफ़ी मुख्तलिफ थे। अंस के रवैये के बारे में सोचते हुए वो ऐसी महव हो गई कि उसे अम्मी के पुकारने की आवाज़ नहीं आई। तभी जब उन्होंने तीसरी आवाज़ लगाई तो वो हड़बड़ा कर चौंकी थी।
आपने बुलाया अम्मी? वो हिजल से तेज़ तेज़ चलती उनके करीब आई थी। तब अम्मी ने अपने अज़ली बेजार लहजे में कहा था, हाँ बीबी, तुम्हें बुलाने की गलती कर ली है मैंने, न जाने किन ख्यालों में मगन रहती हो। उनका अंदाज हमेशा की तरह जला कटा था। शिफा ने तहम्मुल से पूछा, कुछ काम था क्या? काम कोई नहीं, मुझे तुम्हें बुलाया था। बच्चे को देखो, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे ना चला गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह। शिफा ने चौंक कर इधर उधर देखा तो मोनस कहीं नजर नहीं आया था। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। घबराहट में भागते हुए नीचे आई तो मोनस को खुले गेट के पास खड़े देखा। मोनस को देखकर उसकी जान में जान आई थी। उसने बेसाख्ता उसे उठाकर चूमा। लाउंज में दाखिल होकर उसने मोनस को उतारा और फिर दोबारा किचन के कामों में जुट गई। मोनस अब दादी की गोद में चढ़ गया था और वो शिफा पर गुस्से हो रही थी। तुम्हारी माँ को परवाह नहीं, न जाने कौन से मसले हल करने में लगी रहती है। नादान बच्चा, अगर गली में निकल जाता, पड़ोसियों की इतनी बड़ी बड़ी मोटरें हैं, अंधाधुंध चलाते हैं, अगर कोई कुछ चल ही जाता। अल्लाह ना करे, उसका अपना दिल भी अभी तक काबू में नहीं आया था। तुम्हारा बाप आता है तो बताती हूँ। अब अगर गली में निकले तो टांगे तोड़ दूंगी। अम्मी अब मोनस को धमका रही थी और वो बाप के ड्रावे पर खौफजदा सा दादी के साथ चिपक गया था। पापा को मत बताइएगा दादी, मोनस अब बाई नहीं जाएगा। अब मैं कुछ बोलूँगी तो तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को बुरा लगेगा। वो खफा खफा सी बोली थी। तो आप ना ही बोले अम्मी, मुंह पर दुपट्टा लिए राबी आहिस्ता आवाज़ में कहकर करवट लेने लगी थी। इसकी तबीयत ज़ुकाम की वजह से कुछ ज़्यादा ही बोझल हो रही थी। लो और सुन लो, ज़ुबान को ताला लगा लूँ? अम्मी गोया सदमे से बेहाल हो गई। दादी, ज़ुबान को ताला कैसे लगता है? मोनस हैरान हैरान सा उनकी गाल पर हाथ रखे पूछ रहा था और अम्मी ने तब कर जवाब दिया, अपनी माँ से पूछो जिसकी ज़ुबान को ताला लगा हुआ है। मजाल है जो ज़रा मुँह से कुछ पूछ दे। भाई का रिश्ता टूटा पर हमें हवा तक नहीं लगने दी। अम्मी की बड़बड़ाहट इतनी ऊंची ज़रूर थी कि किचन में काम करती शिफा ने बात सानी सुन ली। मैं आपको हवा दूँ दादी? मोनस को इस पूरे जुमले में लफ्ज़ हवा के सिवा कुछ और समझ में नहीं आया। सो वो फ़ौरन छलांग लगाकर तख्त से उतरा। वो खुशी खुशी स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ने लगा था जब अम्मी ने अपना माथा पीटते हुए मोनस को रोका। माँ बोलती नहीं और बेटे की ज़ुबान रुकती नहीं, क्या उल्ट फेर है? ए शिफा, इसे देखो, बिजली के बटनों को हाथ लगा रहा है। अम्मी की पाटदार आवाज़ सुनकर शिफा सब्जी की टोकरी स्लेब पर रखकर भागती हुई लाउंज में आई थी। मोनस इतनी सर्दी में पंखा चलाए खुशी से चीख रहा था। अम्मी, दादी ने कहा हवा दो। शिफा के डांडे पर वो मुंह बसोड़ता रोहानसा हो रहा था। शिफा इसकी शरारतों से अक्सर आजिज़ आ जाती थी और अब तो वो बहुत संजीदगी से मोनस को स्कूल में दाखिल करवाने का सोच रही थी। इसने कुछ दिन पहले अंस से बात की थी। तब अंस ने कदरे बेजारी से कहा था, शाजी का वक्त निकल लेने दो। उसका लहजा खासा धीमा और रूखा सा था। उसके यहाँ पहले बच्चे की वलादत मुतवक्का थी। इस मद में अम्मी ने पहले ही अंस को लंबे चौड़े खर्चे की फहरिस्त पकड़ा दी थी। सो 2-3 माह तक मजीद किसी इजाफी खर्चे के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। हांडी चढ़ा दी है, अंस के आने का वक्त हो रहा है। अम्मी घड़ी की तरफ देखकर बुखलाए अंदाज में बोली थी। शायद उन्हें खुद भी भूख लग रही थी। सुबह सिर्फ दलिया लेने की वजह से वो दोपहर का खाना 12 बजे तक खा लेती थी। अब तो फिर 1:15 बज रहा था। तूफान और बारिश की गंदगी समेटे आज वो मामूल से कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। ऊपर से राबी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वरना वो घर के कामों में उसका बराबर हाथ बटाती थी। न जाने क्यों शिफा को पिछले 1-2 माह से राबी कदरे बुझी बुझी महसूस हो रही थी। न जाने क्या मसला था। राबी और शिफा की आपस में दोस्ती तो बहुत थी जब से उसके भाई ख़याम का रिश्ता था। जब से उसके भाई ख़याम का रिश्ता तय हुआ था तब से अम्मी और राबी थोड़ी खिंची खिंची सी रहने लगी थी। फिर सोचों में गुम हो गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अम्मी की बेजार सी आवाज़ उसकी स्मातों से टकराई तो वो चौंक कर इनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। जी अम्मी, मैंने हांडी चढ़ा दी है। शिफा किचन की तरफ जाते हुए बोली। अब आप आराम कर लें भाभी, सुबह से लगी हैं। मैं रोटी पका लेती हूँ और साथ चावल भी उबालती हूँ। राबी किचन में आ गई थी। वो ऐसी मुखलिस और हलीम तबा थी। राबी के साथ उसके ताल्लुकात कभी भी रिवायती नहीं रहे थे। फिर मैं नहा लेती हूँ, गर्द धूल से अट्टी पड़ी हूँ। शिफा कुछ सोचकर कपड़े उठाकर वाशरूम में घुस गई। जब वापस आई अंस और शहजादी की आवाज़ आ रही थी। अंस शहजादी को छुट्टी के वक्त घर छोड़ने आता था, फिर खुद भी लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करके दोबारा ऑफिस जाता। उसने जल्दी जल्दी बाल बनाकर दुपट्टा ओढ़ा और बाहर आई थी। लाउंज से अम्मी की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। शिफा के आगे बड़े कदम रुक गए। न जाने कब से आराम कर रही है, इतना एहसास नहीं। शोर और बच्ची थके आ रहे आए हैं, इन्हें खाना पानी पूछ ले। वो हमेशा की तरह जले कटे लहजे में बोल रही थी। आंस कुछ खामोश सा था। अम्मी की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। हम इसके तासुरात ज़रा कटीले महसूस हो रहे थे। शिफा के दिल को कुछ होने लगा था। वो आगे बढ़ी तो राबी की आवाज़ आई। सुबह से काम में लगी हैं, अभी 10 मिनट पहले नहाने के लिए गई हैं। आप भी कभी कभी हद कर देती हैं अम्मी। राबी खाना टेबल पर लगा रही थी। उसकी आवाज़ में खफगी नुमाया थी। अंस सर झटक कर उठ गया था। शिफा के दिल पर बोझ सा गिरा। सारी भाग दौड़ अकारत जाती महसूस हो रही थी। खाने की मेज़ पर अंस, मोनस और शहजादी के अलावा बस राबी थी। शिफा अम्मी को खाना देने उनके कमरे में गई थी। वो राबी से खफा हो गई थी। शिफा की हिमायत में राबी का बोलना उन्हें पसंद नहीं आया था। बच्चों को खाना देकर वो राबी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो ऐसे ही बेदिली से चावलों में चमचा हिला रही थी।
तुम खाना नहीं खा रही। शिफा के कहने पर अंस ने भी कुछ चौंकते हुए राबी की तरफ देखा था। बस ऐसे ही, दिल नहीं चाह रहा, उस काम ज़्यादा भारी आवाज़ में बोली थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? मेरे साथ आओ, डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। वो अपनी माँ, बहनों, बच्चों सब के लिए बहुत ही हलीम था। बस शिफा की बात उनसे अलग थी। उसके दिल में ना चाहते हुए भी फांस सी चुभी। सबका ख्याल रखने वाला अक्सर ही शिफा के बारे में लापरवाह हो जाता था। राबी और अंस को डॉक्टर के पास जाता देखकर शिफा ने बेदिली के साथ बर्तन समेटे, फिर अम्मी को चाय देकर अपने कमरे में आ गई। उसका इरादा बच्चों को सुलाने का था। शहजादी भी स्कूल से आकर घंटे 2 घंटे आराम ज़रूर करती थी। वो बच्चों को दाएं बाएं लिटाकर शहजादी को दाएं बाएं लिटाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी जब शहजादी को नींद में जाने से पहले कुछ ख्याल आया था। अम्मी, मैंने अब्बू से कह दिया मुझे डेस्क और इजी चेयर लेकर दें। मेरी सब फ्रेंड्स ने स्टडी टेबल ले लिए हैं। शहजादी उसके चेहरे पर अपना छोटा सा हाथ रखे साबका बेताबगी से बोली थी। तो फिर अब्बू ने क्या कहा है? बोला शौरी तौर पर शहजादी की फरमाइश पर चौंक गई थी। अब्बू ने कहा राबी पुप्पो की शादी के बाद लेकर देंगे। शहजादी ने ज़रा मध्यम आवाज़ में बताया था, फिर कदर तजस्सुस भरे लहजे में बोली, अम्मी, राबी पुप्पो की शादी कब होगी? उसकी आंखों में अजीब सी आस थी। शिफा को उसकी आस तोड़ना अच्छा नहीं लगा था। आप दुआ करो ना जल्दी राबी पुप्पो की शादी हो, फिर आप खूब मज़े करना, ढोलक बजाना। वो उसका ध्यान बटाना चाहती थी। बाहर पहले से खटके की आवाज़ आई थी। शायद अंस और राबी वापस आ गए थे। कुछ देर बाद अंस कमरे में दाखिल हुआ। शिफा ने ज़रा गर्दन उठाकर देखा। उसके चेहरे पर बरहमी सी छाई थी, ताहम उसने कुछ कहा नहीं। कपड़े तब्दील करने के बाद वो मोनस के बराबर जगह बनाकर लेट गया था। बाप की मौजूदगी महसूस करके शहजादी ने भी झट से आंखें मूंद ली थी। फिर उसके बाजू पर सर रखते ही थोड़ी देर में वो गहरी नींद में गुम हो गई थी। शहजादी के गहरी नींद में जाने की तसल्ली करके वो मुतात अंदाज में बेड से उतर रही थी जब उसकी समातों से अंस की मध्यम आवाज़ टकराई। तुम राबी की शादी का जिक्र कर रही थी? शहजादी से दुआएं करवा रही थी? क्या राबी मुझ पर भारी है? अंस का गलेजा काटदार था। वो एकदम सुन सी हो गई। राबी ने कब तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है जो तुम मुझसे इतनी बेजार हो? अंस ज़रा सा उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, इतनी कि शिफा बमुश्किल सुन पा रही थी। तुम्हारी ये बेजारी मुझ तक कि मैं दूध नहीं बल्कि घर वाले और मेरे बच्चे भी इसके पेट में आ रहे हैं। क्या इससे ये बेहतर नहीं कि तुम कोई हतमी फैसला कर लो? उसे अंस कलेजा अजीब आर्जदगी की लपेट में आया, बिखरा बिखरा से महसूस हो रहा था। तब शिफा कदरे हड़बड़ाते हुए बोली थी, आपको गलत फहमी हुई है। उसका लहजा बुझा बुझा सा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अंस की गलत फहमी दूर करे। मैंने अपने कानों से सुना है, अब तुम कोई वजाहत मत दो। वो अजीब बदगुमानी भरे लहजे में बोला था। शिफा के अंदर बाहर बेचैनियाँ उतर आई थीं। आज पहली मर्तबा इतने सालों में शिफा ने कदर सलीके के साथ अंस की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी, वरना वो तो ऐसे मौक़ों पर चुप ही हो जाती थी। फिर चाहे अम्मी और अंस बोल बोल कर खुद ही हाँफ जाते, उसने पलट कर जवाब नहीं देना था। उसके पापा ने जो उसे विदा करते हुए एक नसीहत की थी, उसे शिफा ने आज तक पल्लू से बांध कर रखा था, बेटी, एक चुप में 1000 सुख हैं। हावंद कुछ भी कहे पलट कर जवाब मत देना। पापा के हर कौल को उसने गिरा में बांध रखा था, इस बात को समझे बगैर कि कभी कभी खामोशी भी बड़े बड़े खसारे उठा लाती है। अमूमन अंस के गुस्सा करने पर, उसे बोलने पर, उकसाने और बात को तूल देने पर भी जब वो खामोश रहती तब वो बेइंतहा तब जाया करता था और फिर इसे भड़कते देर नहीं लगती थी। वो चाहता था शिफा बोले, कभी खट्टी मीठी लड़ाई कर लिया करे, कम से कम अपने अंदर की भड़ास ही निकाले। मगर शिफा ने भी ना बोलने की गोया कसम खा रखी थी। मगर आज उसने धीमी आवाज़ में वजाहत दे दी। तब भी अंस कदरे मदम पड़ गया था। उसने खुद ही मौजू बदलते अचानक ख्याल आने पर पूछा था, गालबन तुमने कोई ज़रूरी बात करनी थी? शुक्र है उसे शिफा की कोई एक बात तो याद थी, वरना वो तो सोच रही थी कि अंस जितना उसकी तरफ से लापरवाह था, किसी दिन उसे भी भूल ही ना जाता। जी, उसने कदरे फंसी फंसी सी आवाज़ में कहा, फिर गला खंकार कर बोली, वो दरअसल अम्मी आ रही हैं। यहाँ आ रही हैं? उसकी तो का कहन मुताबिक वो चौंक गया था, और सिर्फ चौंका ही नहीं बल्कि हर दर्जा हैरान भी हो रहा था। जी, उसने इस बात में सर हिलाया। खैरियत से आएंगी ना? अंस का हैरान होना फितरी था। वो तो बेटी के वलीमे पर भी दूर का सफ़र और ब्लड प्रेशर की तकलीफ का बहाना बनाकर नहीं आई थी, फिर वो क्यों ना उनकी आमद पर चौंकता। जी खैरियत है, वो बुझी सी आवाज़ में बोली। तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता नहीं खैरियत है। अंस खोजने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। शिफा ने अंदरूनी बेचैनी छुपाते हुए निगाह चुराई थी। वो दरअसल ज़ीशान ने अमेरिका में शादी कर ली है। शिफा ने इंकशाफ कर ही दिया था। अंस दम बखुद रह गया। ज़ीशान की इतनी जुर्रत, ऐसी खूनख्वार बहनों और जलाद टाइप वालदा की इजाज़त के बगैर शादी कर ली, बड़ी हैरत की बात है। अंस जितना भी हैरान होता कम था। वो ज़ीशान को अच्छी तरह जानता था। वो तो माँ की इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकला था। कुछ जाके अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेता। पता नहीं उसे क्या हुआ। मम्मी बहुत अपसेट थी। फिर ख़याम की मंगनी भी टूट गई, बल्कि मम्मी ने खुद तोड़ दी थी। दरअसल ख़याम वहाँ शादी के लिए नहीं मान रहा था। शफ़ा ने साहब का बुझे बुझे लहजे में तफसील से बताया। अंस ने कुदरे शिकवा करती नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तुम लोगों ने हमेशा अजनबी समझा है, मुझे इतना कुछ हो गया और बताया भी नहीं। अंस की आवाज़ मदम सी थी।
उससे शिफा के गैरियत बढ़ने पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो ऐसे ही अपनी हर बात उससे छुपाती थी, यहाँ तक कि अपनी तकलीफ़ का ज़िक्र भी नहीं करती थी। चाहे जितनी भी बीमार होती, चुपचाप मुँह सर लपेट कर सो जाती और वो उसके अजनबियत भरे रवैयों पर अंदर से कितना डिस्टर्ब रहता था। ऊपर से ये एहसास कि वो इस पर मुसल्लत है, वो भला अपने ख़सारों का ज़िक्र किससे करता। मैंने इतनी दफ़ा सोचा कि आपसे ज़िक्र करूं, फिर ऐसे ही वो बोलते-बोलते एक दफ़ा फिर रुक गई थी। अंस काफ़ी देर तक उसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार करता रहा था, मगर वो एक दफ़ा फिर किसी सोच में गुम हो गई थी। न जाने वो इतनी कम गो शुरू से थी या उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर ऐसी संजीदा हो गई थी। अंस के लिए कभी-कभी उसकी खामोशी को बर्दाश्त करना अज़ाब हो जाता था। उसका दिल चाहता था कि कस कर शिफा के मुँह पर थप्पड़ मारे, यहाँ तक कि शिफा चीख-चीख कर सारा घर सर पे उठा ले। फिर वो उसे घर छोड़ने की धमकी दे और बाद में अंस उसे बहुत प्यार से मना ले, मगर वाह किस्मत, भला सब कुछ सोच के मुताबिक हो सकता था। अब अगर वो अपनी किसी ख्वाहिश के तहत शिफा को मारता और वो सचमुच नाराज़ होकर चली जाती, तब वो क्या करता? ये सोच उसका दिल बंद कर देने के लिए काफ़ी होती। ख़याम ने वहाँ से रिश्ता क्यों ख़त्म किया? बहुत देर तक उसके मज़ीद कुछ बोलने का इंतज़ार करने के बाद अंस ने बेदिली से पूछा। उसका शिफा से बातें करने को दिल चाह रहा था, मगर शिफा थी कि उसे अपने मुराकबे से बाहर आने के मूड में नहीं थी। वो दरअसल शिफा एक मरतबा फिर बोलते-बोलते रुक गई थी, मगर अब कि अंस भी खासा चिढ़ गया, अब बोल भी चुका, वो कदर बेज़ारी से बोलता हुआ घड़ी की तरफ देखने लगा था। उसके आराम का टाइम पूरा हो गया था, अब उसे दफ्तर के लिए निकलना था। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? शिफा इकलाते हुए खुद भी उसके बराबर खड़ी हो गई थी। नहीं, वो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर पैंट की जेब में रख रहा था। वो मम्मी आ रही हैं। अंस शिफा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात किस तरह से शुरू करे। अंस बुरी तरह से भुना उठा। मम्मी आ रही हैं तो क्या 21 तोपों की सलामी दूँ? उनको आ तो लेने दो, तुम्हारी मम्मी की शान शयान खातिर मदारत होगी। वो समझा शायद शिफा इसलिए घबरा रही है कि यहाँ उसकी मम्मी को सहूलत के मुताबिक कुछ भी मुयस्सर नहीं होगा। अब रहाइश तो वो अपनी बदल नहीं सकता था, ताहम मम्मी की तवाज़ो के लिए राशन का ढेर लगा सकता था। बहरहाल वो शिफा की माँ थी और पहली मरतबा उसके घर आ रही थी। एक दामाद होने के नाते वो इनकी तवाज़ो का ज़र्फ़ रखता था, मगर बात शायद ये नहीं थी। और जो बात थी उसे सुनकर तो अंस के 14 तबक रोशन हो गए थे। अंस मम्मी राबी के लिए आ रही हैं। शिफा ने घबराते हुए राज उगल ही दिया। उसके ख्याल था शायद अंस को बहुत बुरा लगेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी तवक्का के बरअक्स वो कुछ पल के लिए गुमसुम हो गया था। तुम्हारी मम्मी राबी के लिए आ रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अब राबी ऐसी भी बीमार नहीं जो उसकी हवाल पुरसी की जाए। मौसमी ज़ुकाम बुखार ही तो है। वो हैरान सा बोले जा रहा था जब शिफा ने उसकी तमाम हैरतों का जवाब दिया। मम्मी राबी का रिश्ता लेने यहाँ आ रही हैं। दरअसल ख़याम की ख्वाहिश पर वो राबी को पसंद करता है। उसने डरते डरते बाकी मांदा सच भी उगल दिया था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर अंस को कतन गुस्सा नहीं आया था, उससे बुरा नहीं लगा था। उसके चेहरे पर फैले तासुरात पल पल बदल रहे थे। वहाँ हल्की सी खुशी की झलक भी नज़र आ रही थी। वो हैरान था और वो खुश भी था। कम अज़ कम शिफा के इत्मीनान के लिए ये काफ़ी था। अगले रोज़ घर का माहौल यकसर तब्दील था। शिफा ने अम्मी के बदलते मिजाज के साथ राबी के चेहरे पर चमकती खुशी को भी खोज दिया था। यानी ख़याम की पसंदीदगी यकतरफ़ा नहीं थी। न जाने ख़याम ने उधर से रिश्ता तोड़कर मम्मी को कैसे मनाया था, या फिर ज़ीशान की तरफ से मिलने वाले दचके ने मम्मी के सारे तंतने का खात्मा कर दिया था। शिफा तो खुद मम्मी के फ़ोन करने पर अभी तक हैरान थी। मम्मी ने उसके साथ से फ़ोन पर बात तो कर ली थी, ताहम अब बाकायदा रस्मी बातचीत के लिए खुद आ रही थी। ये हाँ, मम्मी के इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो रही थी। शिफा ने अंस के रवैये में भी वाज़ेह तब्दीली देखी थी। अम्मी तो खैर इतनी खुश थी कि बार बार शिफा को अपने साथ लिपटा लेती थी। तुमने मेरे परेशानी दूर कर दी है बेटी। वो बहुत ममनून नज़र आती थी। हालांकि शिफा ने इनकी कोई परेशानी दूर नहीं की थी, ये तो कतन ख़याम की पसंद से हो रहा था। मगर शिफा ने मम्मी के रवैये में भी खासा बदलाव देखा था। वो पहले जैसा गुरूर और तनतना इनमें नहीं था, ना ही उन्होंने इस पसमानदा सी कॉलोनी में आकर अपनी तौहीन महसूस की थी, बल्कि वो आसपास के मकानों को देखकर खासी हैरान हो रही थी। यहाँ तो बड़ी खूबसूरत रहायशी इमारतें बन गई हैं, मगर मेन रोड पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो बहुत सादा से लहजे में कह रही थी, घर तो काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। मम्मी का मुख्तसर तबसरा शिफा को अंदर तक निहाल कर गया। वैसे मेरी बेटी ने बहुत संवार के रखा है। अब वो बहुत बारीक बीनी से एक एक चीज़ का जायज़ा ले रही थी। उनके तारीफ़ी जुमलों ने शिफा का सैरों खून बढ़ा दिया था। हाँ जी, घर बार सब शिफा के हवाले है, सब कुछ यही देखती है। अम्मी ने भी शिफा तारीफ़ करने में कंजूसी नहीं की थी। शायद अपनी बेटी का मामला था। उनके मिजाज में भी बहुत वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही थी, मगर असल हैरत शिफा को अपनी माँ के रवैये पर थी। शिफा बहुत अरसे से मैके नहीं गई थी और इसी बात का शिकवा मम्मी अंस के साथ कर रही थी। कभी मेरी बेटी को घर से और घर की मसरूफियात की झंझट से आज़ाद कर दिया करो। अरसा हुआ है ये आई नहीं और तुमने भी कभी चक्कर नहीं लगाया। मम्मी बहुत प्यार भरी नज़रों से अंस को देख रही थी। उन्हें लग रहा था गोया वो पहली मर्तबा अंस को देख रही हैं। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और शाइस्ता इतवार लग रहा था उन्हें। और शिफा जो चुपके चुपके अंस को देख रही थी, उसकी नज़र के रुख और होंठों की धीमी धीमी मुस्कुराहट ने मम्मी के दिल को पुरसुकून कर दिया था। वो अपने घर में बहुत खुश और सुखी थी।
बेहद खूबसूरत शोर, तमीज़दार, मुहज़्ज़ब बच्चे, सादा सा घराना। उनके बड़े दामादों के पास इतनी फ़ुर्सत नहीं थी कि वो अपने बच्चों के लिए थोड़ा वक़्त निकाल लेते, मगर वो अंस को देखकर हैरान थीं। वो दफ़्तर से उठकर शहज़ादी को घर छोड़ने आया था, फिर बच्चों के साथ खाना खाकर वापस चला गया था। दफ़्तर से आने के बाद उसने शहज़ादी को होमवर्क भी करवाया था, फिर बच्चों को बाहर घुमाने भी ले गया था। उन्हें ये सब देखना बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार भी कर दिया था। मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है, मेरे दिल की तसल्ली के लिए यही काफ़ी है। अंस के उठते ही अम्मी के हाथ पर अपने हाथ रखे मम्मी ने नहायत शाइस्तगी से कहा। अब अम्मी कदर शर्मिंदा हो गई थीं। बहन, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, ये तो आपकी बेटी का ज़र्फ़ और अच्छाई है। आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया, ज़ुबान दराज़ी नहीं की, सच पूछें तो कभी इनके कमरे से मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाज़ तक नहीं आई। अम्मी के सादगी भरे लहजे में बात करने पर मम्मी मुस्कुराने लगी थी। शिफा के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे लग रहा था गोया वो माँ के सामने सुरखरू हो गई और ससुराल की बातें, रंजिशें और शोर की बेतनाई की किस्से में के जाकर ना सुनाने का ये नाम कम तो नहीं था। वो अपनी बहनों की तरह ज़रा-ज़रा से दुखड़े सुनाने के लिए मम्मी को फ़ोन कभी नहीं खड़काती थी, ना कभी अंस के रवैये का शिकवा किया, ना कभी सास की तल्ख़ कलामी को महके तक पहुँचाया। ये उसका एहसार और सब्र था जो उसकी माँ आज उसकी नंद का रिश्ता माँगने आई थी। उसने जब भी मम्मी से फ़ोन पर बात की थी, हमेशा अंस और अपनी सास की तारीफ़ की और वो अपने बहनोइयों से किसी भी तौर पर अंस को कम या हल्का नहीं होना देना चाहती थी। रात को मम्मी उससे कह रही थीं, बल्कि ख़याम की बेताबियों का बता रही थीं। बहुत उतावला हो रहा था, साथ आने की ज़िद कर रहा था, मैंने मना कर दिया। उसका आना मुनासिब जो नहीं था, मम्मी बहुत खुशी से बता रही थी। तब उसने क़याम की मंगनी टूटने की असल वजह पूछी थी। बहुत कमीने लोग थे, बला के तेज़ तर्रार, शादी से पहले अलग घर की डिमांड कर रहे थे। मेरा दिल खट्टा हो रहा था। वैसे भी क़याम खुश नहीं था, न जाने कब से तुम्हारी नंद के बारे में सोच रखा था, मगर जब मैंने रिश्ता तय कर दिया खामोश हो गया। ये तो जब मैंने इन लोगों का रंग ढंग देकर बात ख़त्म की तो इसने भी राबी का नाम मुँह से फूटा। बहुत नरम मिजाज, मीठी तबीयत है राबी की। तुम्हारी बहनें भी रज़ामंद हैं, मम्मी कुछ दिली से बता रही थी। शिफा का दिल हल्का हो गया। तुम और आंस चक्कर लगाओ ना, अरसा हो गया तुमको आए हुए। क्या आंस ने इतना मेरी बेटी को बांध कर रखा है? वो बहुत प्यार से शिफा का चेहरा देख रही थी। बस मम्मी, बच्चों और घर की मसरूफियत की वजह से निकलना ही नहीं होता, और फिर आंस भी कहीं आने जाने नहीं देते। रात रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगर लाहौर जाऊँ तो चंद दिन तो लग ही जाएंगे। आंस के बगैर कहीं जाने को दिल नहीं करता, और उनको छुट्टी भी बस ईद के ईद ही मिलती है। उसने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ अपने महके ना जाने की असल वजह बता दी थी, जिसे सुनकर मम्मी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे, उससे बेहतर खुशी की और बात क्या हो सकती है। मगर बेटा, कभी तो मैके का चक्कर लगा लिया करो। जब से तुम्हारे पापा गए हैं तुम तो जैसे भूल ही गई हो। मम्मी ने उसकी रोशन पेशानी चूमकर कहा। मम्मी, आपको बताया ना, अंस के बगैर मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। यूँ लगता है अंस के बगैर कहीं खो जाऊँगी तो खो जाऊँगी। मुझे अंस के अलावा और अंस के बगैर पूरी दुनिया बेरंग लगती है। शिफा ने जाने कैसे जज्बात से मखलूब होकर अपने दिल का हाल माँ के सामने कह दिया था, वरना ये इसके ऐसे सच्चे जज्बे थे जिनको इसने कभी अपने आप के सामने भी बयां नहीं किया था। दरवाजे पर जाने का अब से खड़ा अंस उसके आखिरी अल्फाज पर ठटक गया था। वो जानता था शिफा में अवना कूट कूट कर बड़ी है। वो टूट सकती थी मगर अपना भरम नहीं तोड़ सकती थी। उसे शिफा की मुनाफ़क़त ने दिल से दिमाग तक कड़वा कर दिया था। उसे शिफा के अल्फाज ने अजीब सी तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया था। वो अपना भरम रखते हुए कैसे माँ को मुतमिन कर रही थी कि वो नहीं जानता था कि शिफा अपने मैके क्यों नहीं जाती, और आज भी वो अपने घर वालों से नाराज़ थी, शायद अपने मरे हुए बाप से नाराज़ थी जिसने उसे इस जहन्नुम में फेंक दिया था। और इसी फांस, चुभन और घुटन की बदौलत वो मैके जाना गवारा नहीं करती थी। अपनी बहनों की खुशगवार ज़िंदगी उसे डिस्टर्ब करती थी और वो उनके सामने खुद को झुकाना नहीं चाहती थी। अपनी जहरीली सोचों में खोया अंस ज़ेरे लब बड़बड़ाता पलट गया था। झूठी औरत, ऐसे ढकोसले और फ़रेब भरे अल्फाज मुझे मुतासिर नहीं कर सकते। रात भर शिफा के कहे अल्फाज को सोचता वो अजीब सी अनदेखी आग में झुलस रहा था। मम्मी जाते जाते शादी की तारीख तय कर गई थी। शादी की तारीख तय होते ही शिफा घनचक्कर बन गई थी। अंत अखराजात की वजह से बौखला रहा था, मगर अम्मी ने जब अपनी खुफिया तिजोरियों के मुंह खोले तो तकरीबन सब कुछ आसानी के साथ होता चला गया था। क़याम के सख्ती से इनकार के बावजूद यहाँ से फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और बेहतरीन क्रॉकरी भिजवाई गई थी। अंस बहन की किसी तौर पर भी सिबकी नहीं होने देना चाहता था। राबी की शादी ऐसी धूमधाम से की गई कि ख़ानदान वालों ने दांतों में उंगलियां दबा ली थीं। राबी शादी के बाद क़याम के हमरा 2-3 मरतबा चक्कर लगा गई थी, और अम्मी बेटी को शाद और खुश देख देख कर शिफा को दुआएं देती नहीं थकती थी। इधर क़याम जितना खुश, जितना मसरूर और शाद था, इतना ही शिकवे शिकायत के दफ्तर भी पकड़ रखे थे। सबसे बड़ा शिकवा ये था कि राबी कम कम क्यों बोलती है। कम बोलना उसकी फितरत और आदत थी, उसको बदला नहीं जा सकता था। वैसे वो इतना खुश थी कि उसके गुलाबी दूध जैसे गालों में हमा व गुलाब खिले नज़र आते थे। इसी तरह क़याम भी बहुत खुश था, मगर उसे जो राबी के कम बोलने पर शिकवा था, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सका था।
अक्सर क़याम की सुबह-सुबह फ़ोन कॉल आ जाती थी, तुम्हारी नंद लगता है ज़ुबान में के भूल आई है, 10 सवाल करो तो जवाब एक ही मिलता है। वो खुशी से खिलखिलाते लहजे में राबी को छेड़ते हुए शिफा के कान खाता था। अब शिफा घबराते हुए राबी के कम बोलने पर वजाहत करती थी, तुम इसे तंग मत करना क़याम, राबी की आदत है, वो घर में भी कम ही बोलती थी। शिफा की वजाहतों पर क़याम की खुशमिजाजी और भी अरूज पर पहुंच जाती थी। वो राबी की संगत में बहुत खुश था और सिर्फ क़याम ही नहीं बल्कि उसकी मम्मी और बहनें भी राबी को मुंतखब करने पर बहुत खुश और मुतमिन थीं। अंस का रवैया हनोज लाताल्लुक सा था। ऐसे ही धूप छाँव जैसे दिन गुजर रहे थे जब उनकी ज़िंदगी में हल्की सी हलचल मचाने सामने वाली कोठी में अंस का बचपन का दोस्त मोहसिन अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका से पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आया था। हर तरफ हलचल सी मच गई थी, नौकरों का सारा दिन आना जाना लगा रहता। अंस अरसा दराज बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में मोहसिन की फैमिली को खाने पर मदऊ कर लिया। वो सुबह ऑफिस जाने से पहले इतनी लंबी चौड़ी हदायत देकर गया था। तब अम्मी ने काफ़ी नागवारी से अंस को टोका था, अरे क्या है इसमें बिजली भरी है जो ये 18 हांडियाँ रात तक तैयार कर लेगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस अकेली जान से इतना स्यापा होगा? वो बेटे की मेन्यू लिस्ट देकर बना रही थी, तो फिर कौन करेगा? इसके माथे पर खामखा बाल पड़ गए थे। तुम्हारा बाबा के खानसामा आकर करेंगे। अम्मा ने गोया सर पीट लिया, गजब, खुदा का खुद सोचो, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, शिफा अकेली कैसे काम कर पाएगी? तो इसका हल आप ही बता दें। लोगों की बीवियां एक वक्त में सैकड़ों डिशेस बना देती हैं। अंस के नागवारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा था, तो तुम लोगों की बीवियों से ही सैकड़ों हैंडियाँ पकवा लो, शिफा से इतना काम नहीं हो सकता। अम्मी ने हाथ झाड़ कर कहा, अब लोगों के दरवाजे खटखटाने से तो रहा। अंस चिढ़ कर रह गया, तुम्हारी बीवी से जितना काम होगा इतना ही कर सकेगी ना? अब वो भी तो अंस की माँ थी, कैसे खामोश रहती? कब से ये तकरार सुनती शिफा को मुदाखलत करनी पड़ी। अम्मी मैं कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। अंस का गुस्सा बढ़ता देखकर शिफा को बोलना ही पड़ा था, तुम्हारी खातिर तो कह रही हूँ, कैसे कर लोगी? मोनस की तबीयत ठीक नहीं, इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, भले का तो ज़माना ही नहीं, कर सकती हो तो कर लेना, मुझे क्या ज़रूरत है ज़बान घिसाने की? अम्मी खफा होकर तख्त पर बैठ गईं। फिर उन्होंने ऊन सलाइयों को पकड़ कर कतन लातल्की का इजहार किया था, अब कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाज़ार से ले आऊँगा। अंस रखाई से बोलता बाहर निकल गया। अंस के चले जाने के बाद अजीब सी बेकली थी जिसने शिफा को बेइंतहा बेचैन कर रखा था। पूरे घर में जले पैर की बिल्ली बनी चकराती फिर रही थी। फिर उस बेकार की घबराहट से तंग आकर उसने अंस को फ़ोन कर दिया। जब दूसरी तरफ बेल जाने लगी तब एक और मुश्किल में गिरफ्तार हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अब बोल भी चुको, अंस ने तंग कर कहा तो शिफा ने बड़ी मुश्किल से कहा था, अंस आप खाना मत लाइएगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, तुमने जो कुछ करना है वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, अपनी तो खैर है, मेहमानों के सामने जो मलगूबे से जाकर रखोगी उससे बेहतर मैं बाहर से खाना ले आऊँ। सुबह की खफगी का असर था जो अभी तक कड़वे लहजे में बोल रहा था, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती। शिफा ने शायद इतने सालों में पहली मर्तबा शिकवा किया था। मैंने ये कब कहा? आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बस वो मेरे ही खाने के लायक होता है, औरों के नहीं। अंस का साबका जला कटा लहजा बरकरार था। शिफा के दिल को एक मरतबा फिर धक्का सा लगा। आपको अभी तक गुस्सा है? उसने घबराहट में हकलाते हुए कहा, मेरी मजाल है जो आप पर गुस्सा करूं? अब राय मेहरबानी मुझे काम करने दें और मज़ीद मराकबा फ़ोन बंद करके फरमा लें। उसने कटा के साथ फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि शिफा होंठ चुबाती मुश्किल आंसू पीने की कोशिश में हलकान होती किचन की तरफ आ गई थी। फिर अंस के मना करने के बावजूद भी उसने खाना पकाने का इरादा कर लिया था। उसे अंस को खुश करने के लिए इससे बेहतर कोई हाल नहीं नज़र आ रहा था। ये सितारों भरी गुलाबी सी शाम थी। मौसम की तब्दीली के साथ ही कोंपलों पर शगुफे खिलने लगे थे। हवा में खनकी नहीं थी, अब हल्की हल्की तपिश सी महसूस होती थी। सूरज सारा दिन की गर्माहट के बाद शाम के बाद ठंडा सा तासुर बख्श जाता था। आज शिफा बहुत अरसे बाद निक से तैयार हुई थी, यूं कि आंस भी टटके बगैर नहीं रह सका था। उसे शिफा की तैयारी अच्छी लगी थी, ये उसके चेहरे और आंखों के तासुर से पता चल गया था। सुबह वाली बदमज़गी का शहबा उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था। उसके मूड को बहाल देखकर शिफा के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट निमा रोशनी फैल गई थी। अगरचे आंस की तमाम तर खुशदिली का असल क्रेडिट मोहसिन और उसकी बीवी को जाता था, जिनकी आमद ने आंस के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला दी थी। मगर हुआ कुछ इस तरह के मोहसिन और मैक के आने से 10 मिनट पहले अंस को एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मंजर से हटना पड़ा था और इन्हीं 10 मिनट के दौरानिए में मोहसिन और मैक चले आए थे। शिफा को अकेले मेहमानों को वेलकम करना पड़ा था। अगरचे अम्मी मौजूद था, हम अंस के बगैर उसे न जाने क्यों हर चीज़ में खालीपन महसूस होता था। उसने बड़े फ़ख्र के साथ अपनी तालीमी काबिलियत के बारे में शिफा को बताया था। भाभी में मैट्रिक में 3 बार और इंटर में लगभग 4 साल ज़ाया करने के बाद अमेरिका भागा था। अंश तो मुझसे और अमार से बहुत जूनियर था, मगर जब ये हमारी क्लास में पहुंचा तब मोहल्लेदारी की वजह से और क्लास फेलो होने के नाते हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी।
बात बात शगुफ़े छोड़ता हंसता खिलखिलाता मोहसिन अम्मी को एक आंख नहीं पाया था और दिल में बात रखने वाली तो वो हरगिज़ नहीं थी। सो कुछ देर तक मोहसिन की फुलझड़ियाँ अमेरिका के किस्से डॉलर्स की चकाचौंध के बारे में खामोशी से सुनती रहीं और फिर ज़ब्त की तनाबीन छूट गई। मोहसिन बेटा तुम पहले तो ऐसे छिछोरे ना थे। वो अम्मी की बात पर बुरा माने बगैर छत फाड़ कह के बाद मुश्किल बोला, आप भी कहाँ भोली हैं खाला। वो ही हर बात मुंह पर दे मारने वाला आपका पुराना स्टाइल अभी तक बरकरार है जान अमेज़ कह के पर काबू पाकर वो अपने साथ अपनी खामोश बैठी बीवी को कोई पुराना किस्सा सुनाने लगा था और बोलते हुए उसकी आंखों और थोड़ी के नीचे लटका स्या मांस मुसलसल पेंडुलम की तरह झूल रहा था। हाला का डंडा बड़ा मशहूर था। मजाल है जो हंस दोस्तों की महफिल में बैठ जाता है, कभी आवारागर्दी करने निकल जाता है। मोहसिन अपने सबका खुशगवार लहजे में माजी की गांठ झाड़ रहा था। अब अम्मी ने काफ़ी चमक कर कहा था, दोस्त सारे उसकी उम्र में बड़े, अंस इनमें मासूम सा बच्चा, वक्त से पहले उसे बड़ा कर देते। क्या मैं नहीं जानती दोस्तों की महफिल में क्या होता है? अम्मी का करारा सा जवाब सुनकर मोहसिन कदरे झीम गया। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, अंस को आपने खूब बचा बचा कर रखा है। अम्मी सर झटक कर खामोश बैठी महक से मुखातिब हुई। अम्मी के साथ साथ शिफा को भी महक की खामोशी खासी खटक रही थी। वो अजीब बेचैन सी बैठी थी, इधर उधर बेकरारी से देखती हुई न जाने क्या तलाश कर रही थी। क्या बात है बेटी, कोई चीज़ खो गई है क्या? अम्मी के बराह रास्त सवाल ने महक को बौखला दिया था। वो मोहसिन के मुकाबले में बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी। कुछ इसे पहनने ओढ़ने का भी खूब सलीका था। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। शायद चीज़ तो खो ही गई है। उसका जवाब सबको ताज्जुब में मुब्तला करने वाला था, मगर अम्मी और शिफा के अलावा मोहसिन चौंके बगैर खामखा ही हंसने लग गया था, गोया उसे बात बेबात हंसने की बीमारी थी। क्या खोया बेटी? कोई लौंग, छल्ला या बाली? बहुत कीमती चीज़ खो गई है आंटी, आप समझ नहीं सकेंगी। उसके फलसफियाना कलाम ने अम्मी को हंसा उलझा दिया था। शिफा कुछ देर के लिए उठकी। जब कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वापस आई तो अम्मी बड़ी कड़ी नज़रों से महक को देख रही थी। आंटी क्यों नहीं समझ सकेंगी, ये बाल धूप में सफ़ेद थोड़ी की हैं। अम्मी की काबी निगाह से बचना महाल था। महक बुरी फंसी थी, मगर इस वक्त अंस की आमद हुई और अंस के आते ही गोया महफिल का रंग बदल गया था। महफिल मोहसिन के चुटकुलों और महक की गुनगुनाती हंसी की आवाज़ों से पूरा घर गूंज रहा था। शिफा तो हैरान रह गई थी। अंस की ना सिर्फ मोहसिन के साथ बल्कि महक के साथ भी बेइंतखाब बेतकल्फ़ी थी। वो लोग ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे गोया सदियों से मेल मिलाप हो। अब मोहसिन से ज़्यादा महक बोल रही थी और गिन गिन कर पाकिस्तान के मसाइल को निशाना बना रही थी। पाकिस्तान में बंदे का कोई फ्यूचर ही नहीं, महक ने उकताए अंदाज में कहा। तो बेटी तुमने कौन सा पाकिस्तान में रहना है, तुम्हें काहे की फ़िक्र? अम्मी से पाकिस्तान की बुराई बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। शिफा उनकी बातों के दौरान खाना लगाने के लिए उठ आई। उसके पीछे अम्मी भी बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। पहले गूंगे का गुड़ खाकर बैठी रही थी, अब ऐसे ज़बान फराटे भर रही है कि फ्रंगन ना हो। तो पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो फिर क्या लेने आई हो? वो खांसी जली हुई थी। शिफा बेटी मैं अपने कमरे में हूँ, मोनस को मेरे पास लेटा दो और शहजादी को भी इधर भेज दो। मैं खाना खाकर दोनों को सलाह देती हूँ। ये देसी अंग्रेज़ तो जाने कब जाएंगे, बच्चों की मत मारी जाएगी। अम्मी बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसको भी उनके मशवरे में सहूलत नजर आई। खाना लगाने और मेहमानों को खिलाने के दौरान मुसलसल घन चक्कर बनी शिफा के लिए मौसम के तारीफी जुमले बड़े अनमोल थे। वो खाना खाने के दौरान बहुत खुले दिल से इसको सुरा रहा था। भाभी यकीन मानिए पिछले 12 साल से घर का बना खाना नहीं खाया। जाने अंग्रेज़ बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच या नूडल्स ना होते तो हम जैसों का जाने अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच या नूडल्स ना होते तो हम जैसों का क्या बनता। वो चिकन बिरयानी से इंसाफ करते हुए खुले दिल से खाने की तारीफ कर रहा था। आज खाना वाकई बहुत लजीज बना था, यूं कि अम्मी ने भी खासी तारीफ कर दी थी। फिर मेहमानों को भी खाना पसंद आया था। सो शिफा की मेहनत वसूल हो गई। सबके तारीफी जुमलों पर मुस्कुराती शिफा ने अंस की तरफ गैर इरादी तौर पर देखा तो कदरे चौंक गई। उससे अंस के तासुरात खासे संजीदा लगे थे। वो खाना तो खा रहा था मगर इंतहाई बेदिली के साथ। शिफा खटक सी गई, जाने इसे कौन सी बात बुरी लगी थी। खाने के बाद चाय बनाने के दौरान भी वो फिक्रमंदी से अंस के रवैये और अंदाज पर गौर फिक्र कर रही थी। चाय की ट्रे उठाए लाउंज में आई तो एक दफ़ा फिर अंस को सबका मूड में गुफ्तगू करते देखकर मुतमिन हो गई। मैं तो कहता हूँ लानत भेजो जॉब पर, हमारे साथ निकल चलो यूरोप, लाइफ का मज़ा दुबाला हो जाएगा। 5-10 साल जम कर कमाओ और फिर आराम से खाओ। मोहसिन उसका कंधा थपकर एक नई और बिल्कुल अलग राह दिखाकर अंस के आतिश शौक को हवा दे रहा था। शिफा का दिल लम्हे भर के लिए बंद सा होने लगा। अंस से दूरी का ख्याल भी अजाब था। खुजा के उसे इतनी दूर भेज देना। मोहसिन के उकसाने पर महक भी गोया बात को तूल देने लगी थी। अंस मोहसिन ठीक कह रहे हैं, यहाँ तो कोई फ्यूचर नहीं, तुम चंद ही सालों में सेटल्ड हो जाओगे। महक बेतुकल्फी से अंस के कंधे पर हाथ रख के बोल रही थी।
ये बेतुकल्फ़ी खासी बेज़रर किस्म की थी। तभी अंस या मोहसिन ने कुछ महसूस नहीं किया था, मगर शिफा को इसका बेतुकल्फ़ाना अंदाज़ और मुँह फाड़कर अंस का नाम लेना कुछ भाया नहीं था। नहीं यार, मैं कहाँ बाहर जा सकता हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर बच्चे छोटे हैं। शिफा अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी। अंस ने कुछ सोचकर नफ़ी में सर हिला दिया। 2-4 साल की बात है, बाद में तुम बच्चों और भाभी को पास बुला लेना। मोहसिन के मुखलिसाना मशवरे के बाद मोहसिन के मुखलिसाना मशवरे एक के बाद एक फिसल रहे थे, मगर अंस तज़ब्ज़ब का शिकार था और इन 2-4 सालों में माई ना रही तो वो मुझे लम्हा भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। और फिर परदेस जाकर जाने कितने साल लग जाएं, वापस आना हो या ना हो, अंस हकीकत से नज़र नहीं चुरा सकता था। उसके जवाब ने मोहसिन को गोया काहिल कर लिया था, मगर महक कदरे बेचैन हो गई। अल्लाह ताला आंटी को सलामत रखे, तुम इनकी फ़िक्र क्यों करते हो? महक ने एक मरतबा फिर अपना नाजुक सा कीमती अंगूठियों से सजा हाथ अंस के कंधे पर रखा। वो तीनों 3 सीटर सोफे पर बैठे थे। महक कुछ देर पहले ही उनके करीब बैठी थी। शिफा से चुभन देता मंजर देखा नहीं गया। यहाँ शिफा तो होगी ना, आंटी को संभाल लेगी। फिर जब खुला पैसा आएगा तो सारे मसाइल एक फ़ोन कॉल पर हल हो जाएंगे। महक का इरादा उसे कायल करने का था और शायद पहले भी उन तीनों के दरमियान ये मौजू ज़ेर बहस रह चुका था। शिफा की उलझन हाथ से सिफा हो गई। तब उसने बेकरारी से उठते हुए कहा था, आप लोगों की चाय ठंडी हो गई है और ले आऊँ? उन्हें मौजू के असल मतन से हटाने के लिए इससे बेहतर शिफा को कोई हाल नहीं नजर आया था। सोटे उठाए खुद भी खड़ी हो गई थी, मगर मोहसिन ने उसे अचानक रोक दिया। चाय फिर किसी रोज़ पी लेंगे भाभी, अब तो आना जाना लगा रहेगा, रात काफ़ी होगी, अब चलते हैं। अंस से उस मौजू पर बाद में बात होगी। महक की ख्वाहिश के बरक्स जब मोहसिन ने घर चलने के लिए कहा, तब शिवा ने वाज़े तौर पर महक के चेहरे पर नागवारी देखी थी। शायद वो भी जाना नहीं चाहती थी, मगर यहाँ रुकने का भी कोई जवाज़ नहीं था, सो इसे दिल महसूस कर जाना ही पड़ा। रात बहुत देर तक किचन का फैलावा समेटने और फिर हंस और शहजादी के कपड़े प्रेस करने के बाद शिफा कमरे में आई तो हंस को जागता पाकर कदरे हैरान हुई थी। वो देर तक जाग ही नहीं सकता था। छुट्टी वाले रोज़ भी जल्दी सोता था और जल्दी उठता था, मगर इस वक्त उसे जागते देखकर शिफा को खासा ताज्जुब हुआ था, लेकिन उसने अपनी हैरत का इजहार नहीं किया और वो कमरे में आकर बिस्तर वगैरह सेट कर रही थी जब अंस ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मोहसिन बहुत बदल गया है, उसका अंदाज खुद गुलामी का सा था। अब शिफा भला इस बात पर क्या तबसरा करती? मोहसिन को उसने पहली मरतबा देखा था। पैसा पास हो तो बंदे में कितनी तब्दीली आ जाती है। अंस अपने साबका अंदाज में कह रहा था। वो मोहसिन से मुतासिर नहीं था, हम वक्त की बदलती करवट पर हैरान ज़रूर था। अल्लाह भी कैसे कैसे लोगों पर मेहरबान होता है। तुमने देखी मोहसिन की बीवी कैसी ग्लैमरिंग पर्सनैलिटी है उसकी, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, पोलाइट। वरना तुम कभी मोहसिन की फैमिली को देखती और अब उसके वारा भाई अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं अमेरिका में। हंस का अंदाज सराहने वाला था, मगर हंस की तारीफों का दायरा महक के आसपास ही घूम रहा था। महक ने मोहसिन से ना जाने की शादी कैसे कर ली, बड़ा नखरा है उसमें। मोहसिन बेचारा तो शुरू से गाय टाइप था, उसे हंस के मुंह से महक की तारीफें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं तो महक से मिलकर खासा हैरान हुआ हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट है इसमें। तुम तो गली के नुक्कड़ तक अकेली नहीं जा सकती और वो मोहतरमा न जाने हर साल किस किस मुल्क की खाक छान आती हैं। फिर अचानक कुछ ख्याल आने पर वो ज़रा चौंका था। शायद उसे एहसास हुआ था कि वो खुद ही बोले जा रहा है। ये तो हमेशा से ही होता आ रहा था। इस वक्त भी उससे खामोश देकर चिढ़ गया। घर आए मेहमानों के साथ ज़रा सा हंस बोल लेती तो क्या हर्ज था? क्या सोचती होगी मैं कि कितनी बद इखलाक हो तुम। जितनी देर वो लोग यहाँ रहे हैं तो मुंह बंद किए बैठी रही। कभी मैं कि घर जाके देखना अपने आला इखलाक खुश मिजाजी और हंसमुख तबीयत के बाइस कैसे महफिल के अंदर जान डाल देती है। हंस की तोपों का रुख अचानक शिफा की तरफ हो गया और वो हंस को गुस्से में देखकर बुखला गई। मैं बोल तो रही थी, उसने मैंने मना कर कहा था। देख रहा था मैं ऐसे ही बैठी थी जैसे किसी ने गन पॉइंट पर रोक रखा है। हंस का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो पा रहा था। ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बेकार बहस सुन रही थी, शिफा ने कदर रखाई से जवाब दिया। अंस बेकार बहस पर एकदम चौंका। उसने घूरते हुए पूछा, कौन सी बेकार बहस? वही अमेरिका के सितारे देखने वाली। शिफा ने नागवारी से कहा। ओ अच्छा, कैसे बेकार बहस थी? अंस की दिलचस्पी एकदम देखने के लायक थी। उसकी आंखों में शौक का जहान आबाद हो गया था। हर लिहाज से बेकार थी, शिफा ने सबका रूखे अंदाज में कहा। मोहसिन के मशवरे बहुत दुरुस्त थे, जाने वो शिफा के मुंह से क्या सुनना चाहता था। उसके चेहरे पर फैली नागवारी पर गौर करते हुए किसी सोच में गुम था। क्या अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे अमेरिका ना सही इटली, फ्रांस, स्पेन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए? वो बहुत सोच समझ कर और तोड़ तोड़ कर बोल रहा था।
ज़रूर करना चाहिए, बल्कि आप मोहसिन और महक के साथ ही अमेरिका निकल जाएँ। रुपया पैसा आएगा, मैं भी खुला खर्चूँगी। लियाकत साहब के मुकाबले पर गली में होंडा सिविक खड़ी होगी। आलीशान महल बनाएँगे। मैं और मेरे बच्चे हम सब जाएँ भाड़ में। उसके दिमाग में सुइयाँ चुभ रही थीं। महक की बेतकल्फ़ी के मंज़र याद करके उसकी आंखों में जलन होने लगी। अंश उसे खामोश देखकर एक दफ़ा फिर चिढ़ा था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूँ? पहले भी आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, अब भी अपनी मर्ज़ी करेंगे। वो जज़्बुत सी होकर जवाब देती उठ गई थी। उधर उसके जवाब को मकाराना जवाब समझकर अंश आग बगोला हो रहा था। मेसनी गुन्नी साफ-साफ नहीं कह सकी थी मेरी नज़र से दूर हो जाओ, कल के जाते आज निकलो। 4-5 साल तो आना ही ना, मैं वहाँ दिक्के कहूँ और ये यहाँ ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारे। जानता हूँ मैं सारी चालाकी को। गुस्से में बल खाता हूँ मुठियाँ बेंचे ज़ब्त के कड़े मरहले से गुजर रहा था। शिफा उसकी सोचों से बेनियाज अपनी परेशानी में उलझी बैठी थी। ये मोहसिन और महक जाने कहाँ से टपक पड़े थे। अंश का जहन बाहर जाने के लिए बन गया तो फिर भला कौन रोक पाएगा उन्हें। वो गीली भीगी आंखों के साथ मुसलसल सोचे जा रही थी। अंश उसके चेहरे पर फैले तसुरात देख कर जल बुन रहा था। अभी से ख्वाब देखने लगी हूँ। अमेरिका जाती है मेरी जूती। मैं क्यों अपनी माँ और बच्चों को छोड़कर परदेश में दिखे कहूँ। ये तो मेरे चले जाने के बाद शुक्राने पड़ेगी। इसका दिल शिफा से कुछ और खट्टा हो गया था। जहन में अजीब आग सी लगने लगी थी। उसकी आंख लगने लगी मगर कुछ ही देर बाद उसे शिफा की आवाज़ सुनाई दी। अंस वो इसका कंधा हिला रही थी। क्या है? वो हंस गोया फाड़ खाने को दौड़ा। वो बच्चों को तो उठा लाएं। उसने डरते डरते कहा, रहने दो दरी। अंस ने गुस्से में करवट बदली थी। वो अम्मी को तंग करेंगे। मोनस रात को उठता है। शिफा ने इजाज़त से कहा, मगर अंस टच से मस ना हुआ। अंस आप सुन रहे हैं? वो मिनमना रही थी। नहीं, मैं बहरा हो चुका हूँ। हंस ने तिंग कर कहा, और तुम प्लीज़ पहले की तरह गूंगी हो जाओ। मेरे सोने के वक्त ही तुम्हें सारी ज़रूरी कॉन्फ्रेंसें याद आती हैं। वो जल बुन रहा था। अच्छा सो जाएं। अपनी नाकदरी पर ऐसी उसका दिल दुख से बढ़ जाता था। उसने तकिया भी मुंह पर रख लिया। शिफा की आंखें बहने लगीं। उसका इखलाक रख रखाव हलीम मजाजी के गीत गाए जा रहे थे। और मैं जो इतने साल से बेज़ुबान जानवर की तरह जी हजूरी में लगी हूँ, मेरे लिए तारीफ के दो लफ्ज़ नहीं, कैसे दोहरे मेयार हैं, दोहरे चेहरे, बातें, लफ्ज़। उसका दिल दुख की था में डूब रहा था। शायद जज्बात की शिद्दत से एक आध सिसकी निकल गई थी। जो अंश ने मुंह पर से चादर हटाकर शिफा की तरफ देखा और करंट खराकर उठ बैठा। अब किस बात का मातम कर रही हो? वो आग बेगोला होकर बोला। शिफा सूं करती रह गई। अंश उसकी खामोशी पर फिर चिढ़ा। क्या हुआ है? क्यों रोना मचा रखा है? आंख में कुछ लग गया है। जल्दी जल्दी मुंह पर पटा रगड़ते हुए उसने अपना रुख बदल लिया था। क्या लग गया है? वो कुछ फिक्रमंद हुआ। मेरी तरफ मुंह करो। उसने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा था। सुर्ख आंखें, भीगी पलकें और सुर्ख अनार जैसे गाल देखकर उसके दिल को धक्का सा लगा था। क्यों रोई हो? पहले जैसी तुंदी लहजे में नहीं थी। ऐसे ही शिफा बता नहीं सकी कि उससे किस किस बात पर रोना आ रहा है। महक की तारीफ़ों पर, अंश की बेहिसी पर, उसके अमेरिका चले जाने के खौफ से, या महक की चुभन देखती इस पे तो कल्फी पर जो। मगर अंश के पूछने पर उसने यकसर अलग बात की। मुझे मम्मी याद आ रही हैं। उसे फिर रोना आ गया। शाबाश, वो चिढ़ कर रह गया। रात के इस पैर इतने दूर बैठी मम्मी को सोच रही हो। पास बैठा 6 फुट का बंदा तुम्हें नजर नहीं आता। अच्छा भला तुम्हारे आंसुओं से पिघल रहा था। खामखा मम्मी का जिक्र छेड़कर मूड खराब कर दिया। अंश का लहजा और अंदाज फौरन बदल गए थे। उसकी गुलाबी आंखें, मासूम सा चेहरा। अंश को शादी के अवाइल दिन याद आ गए थे। तब भी वो मम्मी की याद में ऐसी आंसू बहाती थी। अंश तब भी उसके आंसुओं पर बौखला जाया करता था। तुम मम्मी से फ़ोन पर बात कर लो। अंश को फौरी तौर पर कोई मुतबादिल हाल नज़र नहीं आता था और उसे ये भी समझ नहीं आता था कितना बन सवर कर उसे भला मम्मी को याद करने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर वो ज़रा सा गौर कर लेता तो उसकी समझ में आ ही जाती। जो लड़की अपने सब भाइयों बहनों से लाड उठवाती उसके घर विदा होकर आ गई थी। जैसे किचन के कामों की सूझबूझ ही नहीं थी। वो सुबह से लेकर शाम तक किचन में घुसकर इतनी मेहनत मशक्क़त कर अपने मैके की खानसामाओं को फ़ोन खटका कर खाने की तरकीबें पूछकर उसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाती थी। फिर 3-3 घंटे बाद अपनी तैयारी में ज़ाया करती। वो इसे बदले में एक नज़र सता इशाना ना मिलती तो फिर उसने मम्मी को याद के बहाने रोना ही था ना। दरअसल अंश के मिजाज में तब्दीली तब आई थी जब वो शादी के बाद पहली मरतबा ससुराल गया था। चूँकि रिश्ता बदल चुका था, सो एक फितरी सी झिझक महसूस हो रही थी उसे। वो जितना ज़्यादा शिफा को पाकर खुश हुआ था, इतना ही ससुराल में आकर बदमज़ा हुआ। शुरू में उसकी सास और सालियों का रवैया उसके साथ खासा हितक अमेज़ होता था। और वो जो वलीमे के बाद उसके कानों में, हमारी शिफा बहुत लाडली है, इसका ख्याल रखना ढीला गया था। शिफा की बड़ी बहन सलवा की हदायत सुनकर अंश के कान पक गए थे।
शिफ़ा बहुत लाडली है, बहुत नखरीली है। हालाँकि वो नखरीली हरगिज़ नहीं थी, ये तो महज़ अंस पर रौब डालने के लिए कहा जा रहा था। शिफ़ा बहुत अलग मिज़ाज रखती है, थोड़ी-सी प्राउडी है, चूज़ी लोगों से बातचीत करती है। नाज़ुक मिज़ाज है, उसका ख़्याल रखना बिना समझ है, घर के कामों की सूझबूझ नहीं, कभी हिलकर पानी नहीं पिया। शिफ़ा को तो कुछ खाना पकाना नहीं आता, काम-काज के लिए नौकरानी रख लेता। अगर हो सके तो खाने पकाने के लिए खानसामा भी रख लेना। शिफ़ा को बूढ़ी औरतों को सँभालने का भी कोई तजर्बा नहीं। अपनी अम्मी के लिए किसी नर्स की खिदमत हासिल करना। इतनी लंबी चौड़ी हदायत के साथ-साथ जो उन्होंने शिफ़ा की शख्सियत के बारे में झूठ, सच, मुबालगा आमेज़ी की हद करते हुए बताया था, उसे सुनकर तो अंस के सारे तबक रोशन हो गए थे। उसे सलवा पर बेहद गुस्सा आया। अपनी लाडो रानी के लिए फिर किसी डिप्टी कमिश्नर को ढूँढना था। मुझ गरीब पर सितम ढाने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? मैं इसे फूलों के टोकरे को कहाँ-कहाँ उठाता फिरूँगा, वो तो बना-बना कर आधा हो गया था। इस सारी सूरत हाल पर खूब गौर-व-फ़िक्र किया उसने। इतनी लाडो रानी जिसने हिलकर पानी भी नहीं पिया, वो भला अंस के लाड प्यार पर और गैर ज़रूरी तवज्जो पाकर और कितनी बेकार हो सकती थी, ये समझना कुछ मुश्किल नहीं था। अंस ने तमाम मुरव्वत बलाए ताक रखकर सलवा आपा से सीधी और साफ बात की थी। औरत को स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो मर्दों के शाना बिशाना चले, बल्कि उसे एक घर की बुनियाद उठाने, उस पर इमारत खड़ी करने के लिए मजबूत बनाया जाता है। मैं हर काम के लिए अलग-अलग नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही मुझे बेडरूम सजाने के लिए बीवी चाहिए थी। आप यकीनन समझ रही हैं मेरी बात। अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ, शिफ़ा मेरे मेयार पर पूरा नहीं उतरती। अंस के दो टोक काटदार लफ्ज़ सिर्फ सल्फ़ा के ही नहीं बल्कि शिफ़ा के दिल में भी तराजू हो गए। उसे ये नहीं पता था कि सल्फ़ा आपा और अंस के दरमियान कौन सी बहस चल रही है। उसे बस ये खबर हुई थी कि वो अंस के मेयार पर पूरी नहीं उतर सकी। तब शिफ़ा की खुददारी, अना, वक़ार, इज़्ज़त नफ्स का बुत पाश-पाश हो गया था। उसे इतने ज़ोर की ठोकर लगी थी कि आज 6 साल बीत जाने के बाद भी वो दर्द, वो तकलीफ़, वो ज़ख्म अभी तक खा रहा था। वो अंस के मेयार पर पूरी नहीं उतर सकी। जाने अंस का मेयार क्या था, उसकी पसंद क्या थी, मगर अंस के इन लफ्ज़ों से लुलहान शिफ़ा दोबारा कभी खुद से भी नज़र मिलाकर खड़ी नहीं हो सकी थी। उसे अपनी खूबसूरती, सलीका, रख-रखाव सब अपना मज़ाक उड़ाता महसूस होता था। वो बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकती थी, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि उसे कुछ खाना पकाना आता ही नहीं था। घर के काम-काज के लिए नौकर थे और बड़ी बहनों की मौजूदगी में इस पर कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, मगर ये भी नहीं था कि उसे कुछ आता ही नहीं था। उसने खुद को इतना बदला कि खुद भी हैरान हो गई। सलवा आपा के तवील हदायतनामे पर गौर-व-फ़िक्र के बाद जो अंस दोबारा शिफ़ा के सामने आया था, वो पहली और दूसरी रात से कतई मुख्तलिफ अंस था। शादी के 5वें रोज़ उसने शिफ़ा को किचन की राह दिखा दी। सलवा आपा ने अंस को शिफ़ा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, मगर ये नहीं बताया कि इनकी लाडली बहन बहुत सीधा मिजाज रखती है और बहुत कम गो है। हालांकि इसकी कम गोई के बारे में अंस को सबसे पहले बताना चाहिए था, मगर यही भूल होगी। सो गुजरते वक्त के साथ साथ अंस को शिफ़ा से जो पहला शिकवा हुआ था, वो इसकी कम गोई थी। अंस ने कहा उसे घर की फ़िज़ा पुरअमन चाहिए। वक्त गवाह था कि आज तक किसी ने शिफ़ा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी। घर की खामोश फ़िज़ाओं में शहज़ादी और मोनस की चहकारों ने हलचल मचा दी थी। शिफ़ा अंस के रूखे रवैये और बेतनाइयों को सहते-सहते आदी हो चली थी। शिफ़ा को सुधारने के लिए जो अंस ने अपना मिजाज बदला था, तो अब खुद ब खुद उसके मिजाज की तल्खी शख्सियत का खासा बनती चली गई थी। हालांकि राबी को उसके भाई के साथ ब्याह कर अंस में एक दफ़ा फिर तब्दीली आई थी, मगर ये तब्दीली इतनी गैर वाज़ेह थी कि कोई उसे महसूस नहीं कर सका। अंस के धूप छाँव जैसे कभी सख्त कभी नरम रवैयों में वक्त बहुत सिफक रफ्तारी से गुजर रहा था, मगर इस बहती नदी जैसे रवां वक्त में सिर्फ महक और मोहसिन की आमद से पड़ा था। खूबसूरत सी नरम सपैर का वक्त था। दीवारों से लिपटी धूप अभी तक लश्क रही थी। अब दिन जल्दी नहीं ढलता था। धूप बहुत देर तक आंगन में चकराती थी। आज मौसम के मिजाज में बहुत हल्की नहीं थी। वो बच्चों को सुलाकर आंगन में बिखरी चीज़ें समेट रही थी। अंस मामूल से कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। दिल ही दिल में परेशान होती। वो 2-3 मरतबा गेट से बाहर भी झांक आई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अंस को अगर ऑफिस में देर हो जाती, वो ज़रूर फ़ोन करके इत्तला दे देता था। अपनी घबराहट पर काबू पाते वो एक दफ़ा फिर गेट तक आई थी और इसी वक्त गेट पर एक नई नकोर चमकती गाड़ी को देखकर टटक गई, मगर दूसरी पल उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की मांदी जगमगाने लगा था। गाड़ी से उतरने वाला उसका भाई क़याम था और उसके साथ राबी को देखकर शिफ़ा मारे मुसरत के गिंग रह गई। उम्मीद नहीं थी मुझे देखकर सदमे से मुजस्मा बन जाओगी। क़याम की खिलखिलाती आवाज़ ने शिफ़ा को संभलने का मौका दिया था। फिर राबी और क़याम से मिलकर जब वो ऊपर आई, तब ही अंस भी अचानक घर आ गया था। क़याम और राबी के सरप्राइज़ पर उसके तअसुरात भी कमोबेश शिफ़ा जैसे ही थे। बहन को खुश देखकर वो भी बहुत खुश था। राबी की अचानक आमद ने घर का माहौल बदल दिया था। बहुत दिल घबराता था भाभी। हालांकि वहाँ मम्मी बहुत ख्याल रखती थी, मगर माँ की बात ही कुछ और होती है। अगरचे मम्मी ने करना तो कुछ भी नहीं, मुझे ही हौलाते रहना है। फिर भी सोचा पहली दफ़ा अम्मी के पास ही चली जाऊँ। क़याम तो मानते ही नहीं थे। बस मैंने
मनाई लिया। राबी शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ शिफा को बता रही थी फिर क़याम की मोहब्बत और ससुराल वालों की तारीफ़ें। वो बहुत खुश थी और इसे खुश देखकर अम्मी और अंस बहुत खुश थे। उसे राबी को मसरूर देखकर अपना आप सुरखरू महसूस हो रहा था। तो फिर तुमने क़याम को कैसे मनाया? मुझे भी कोई टिप कोई गुर सिखा दो, शिफा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। उसी वक्त अचानक अंस ने न जाने कहाँ से आ गया था। गुर सीखने वाली तुम्हारी अक्ल होती तो और क्या चाहिए थी। अगरचे उसने सादा अंदाज में बात की थी, ताहम शिफा को सरासर उसका लहजा तमस्कुर उड़ाता लगा था। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, शिफा भाभी जैसा तो कोई भी नहीं। राबी ने फ़ौरन इसकी तरफदारी की थी। वो शादी से पहले जितनी दबूस सी कम गोती अब ऐसी नहीं रही थी। शायद ये क़याम का बख्शा हुआ एतमाद जो उसके लहजे से छलक रहा था। तुम तो शिफा के साइड ही लोगी, आखिर तुम्हारी नंद भी तो है। अंस का अंदाज छेड़ने वाला था। अगर कुछ शामत नहीं करूँगी तो शिफा अपने भाई से कहकर तुम्हारी कुट भी लगवा सकती है। वो राबी को छेड़ रहा था और शिफा को लग रहा था शायद वो इस पर तंज कर रहा था। मेरा भाई ऐसा कानों का कच्चा नहीं। जाने कैसे शिफा के लबों से फिसल गया। तब अंस ने गोया उसका रिकॉर्ड लगा दिया। तो क्या राबी का भाई कानों का कच्चा है? वो शौक नज़रों से उसे देख रहा था। उसे शिफा का बोलना बहुत ही अच्छा लगा था। चलो किसी भी बहाने से ही वो बोली तो थी ना। तुमने राबी से क्या गुर सीखने हैं? मैं तो उसका भी उस्ताद हूँ, मुझसे सीख लो। अंस की शौकियाँ अरूज पर पहुँची थी। शायद क़याम की चौंचाली अब अंस में मुंतकिल हो गई थी, क्योंकि क़याम 1000 मरतबा अंस, शिफा और राबी को जिता चुका था। तुम तीनों इंतहाई बोर शख्सियात हो और तुम खुद क्या हो? अंस ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। ये शोबदाबाजों की सारी खसूसियात रखते हैं। राबी ने भी हंसते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। तब अंस को राबी के दो बदू बोलने और आसिर जवाबी पर अच्छू लग गया था। वैसे राबी, तुम्हारी ज़ुबान के तो सारे जंग उतर गए हैं। ये सरासर मेरा कमाल है। क़याम ने मसनूई कॉलर अकड़ाए थे। अंस खासा मुतासिर नज़र आने लगा था। तुम्हारी बहन को हंसना और बोलना भी सिखा दिया है। अब ये हर फ़न में माहिर है। मेरी बड़ी बहनों के साथ पूरा मुकाबला कर सकती है। क़याम की शरारती मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। तब राबी ने बेहद नाराज़ी से कहा था, मेरी मजाल है जो मैं बड़ी आपियों के साथ मुकाबले करती फिरूं। कुछ होश के नाखून लिया करें। राबी के खपकी दिखाने पर क़याम बेसाख्ता हंस रहा था। शिफा भी इनकी नोक झोंक से महजूज हो रही थी। राबी, मेरी संगत में थोड़ी मस्खरी हो गई है, जबकि शिफा तुम्हारी हमराई में कुछ ज़्यादा ही बुर्दबार संजीदा टाइप। जिस बात पर कह का लगाना होता है उस पर ये सिर्फ मुस्कुराती है, और जिस पर मुस्कुराना होता है बस मुंह बनाकर बैठ जाती है। क़याम के तजिए ने अंस को चौंका दिया था। वो बेसाख्ता ठंडी आ भर के बोला, मेरे ज़ख्मों को छेड़ डाला है जालिम, तो इन ज़ख्मों का कुछ इलाज करो। क़याम ने मुखलसाना मशवरा दिया था और इन दोनों के दरमियान अजीब सी अजनबियत की दीवार खड़ी महसूस करके कदरे मुतफक्किर था। तभी उसने वापिस आने से कबल मौका पाकर अपने खदशे का इजहार कर दिया था। शिफा कुछ पल के लिए क़याम के दुरुस्त अंदाजे पर साकित रह गई थी, मगर फिर न जाने किस रोब में उसने बरसों के खौफ, अजियत और दुख के साथ अंस के मौजूदा रवैये का भी जिक्र कर दिया था। अंस की नापसंदीदगी के बावजूद उनके साथ रहना मेरी अपनी ख्वाहिश है। उनकी हर तलखी को सहना, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करना मेरे सब्र की आजमाइश है। पर अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ मगर ये नहीं। वो लरजते होंठों पर हाथ रखे सिसक रही थी। तब क़याम ने अजीब सी घबराहट के साथ बहुत इजलत में पूछा था, मगर ये क्या नहीं? इस बात का जवाब शिफा नहीं दे सकी। फिर पूरे 2 माह बाद उसे अपनी बहन के आंसुओं और तकलीफ़ का जवाब मिल ही गया। एक बहुत पाकीज़ा और सुहानी सुबह राबी ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया और लाहौर से तकरीबन शिफा का पूरा महका बच्चे को देखने पिंडी पहुंच गया था। इसकी तीनों बहनें, मम्मी, क़याम अपने सब रिश्तेदारों को इतने बरसे बाद इकट्ठा देकर शिफा फूल की मानद खिली जा रही थी। उसकी शादी के इतने साल बाद पहली मरतबा उसकी बड़ी बहन यहाँ आई थी और वह सब ही शिफा के कम आने पर शिकवा कर रही थी। अम्मी ने इनके शिकवों के जवाब में कहा था कि आपने तो शिफा को बांध ही लिया। अब राबी काट जाती है तो शिफा भी रहने के लिए जाएगी। अम्मी का दो टोक फैसला सुनकर अंस कदरे ठटक गया था। वहाँ इतने लोगों की मौजूदगी में तो उसने बोलना मुनासिब नहीं समझा था, मगर तन्हाई पाते वो फिक्रमंदी से कह रहा था, राबी के साथ तुम भी चली जाओगी, वो भी रहने के लिए। पीछे हमारा क्या बनेगा? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। शिफा के लाहौर जाकर रहने का ख्याल ही सुहाने रो था। इतने सालों से वो एक मरतबा भी तो रहने नहीं गई थी, तो क्या मैं अपने मैके नहीं जा सकती? वो रौनकी से बोली। तो अंस कुछ देर के लिए चुप सा हो गया था। मैंने ये कब कहा है जाओ, शौक से जाओ। कुछ देर बाद वो खफगी से बोला, तो जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। मेरा भी दिल नहीं करता अपने बहन भाई से मिलने को। शिफा ने रखाई से कहा, बहन भाई सब मिल तो गए हैं। अंस तड़का वैसे ही यहाँ से फरार के बहाने ढूंढती है। वो फ़ौरन ही बदगुमान होने लगा था, मगर अब की दफ़ा शिफा ने परवाह नहीं की। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिन तक तुम्हें लाहौर ले जाऊँगा, अभी मत जाओ। इस मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं, शिफा ने बनाकर जवाब दिया।
इन दिनों महक के फेरे बहुत बढ़ गए थे। सिर्फ शिफा ही नहीं बल्कि अम्मी और शाजी ने भी महसूस कर लिया था। वो जब आती शिफा को अमेरिका के किस्से सुनाती, वहाँ की ज़िंदगी कितनी चमकदार है, सहूलियात का अंबार है, बिजली पानी सब कुछ वहाँ, फिर बच्चों को स्कूल भेजने के वजीफे अलग, तुम दिल बड़ा करो, अंस को बाहर भेज दो, देखना ऐसा इशात का अंबार लग जाएगा, ये घटिया टाइप के काम तुम्हें खुद नहीं करने पड़ेंगे। वो जवाब दिए बगैर अपने कामों में जुटी रहती थी। तब महक बेजार हो जाती। मुझे लगता है तुम खुद ही तरक्की नहीं करना चाहती। महक मायूस सी हो जाती। शिफा कुछ दिन से एक बात बहुत नोट कर रही थी कि महक हमेशा उसी वक्त आती थी जब अंश के आने का वक्त करीब होता। फिर अंश के साथ व्हील बहस और मुबासा चलता है। इस दौरान वो कई कप चाय बनवा कर पी जाती है। अंश के साथ इसकी बढ़ती बेतकल्फी शिफा का फिशारे खून बुलंद करने के लिए काफ़ी थी। खुसूसन छुट्टी वाले रोज़ तो महक और मोहसिन दोनों इधर ही डेरा जमा लेते थे। फिर महक के फरमाइशी प्रोग्राम चलते, कभी कभी थोड़ी बहुत मदद भी करवा दिया करती थी। अम्मी और शाजी तक उसके रंग ढंग देकर हैरान थी। एक सुबह शाजी ने ऑफिस के लिए तैयार होते अंश को पकड़ लिया। ये मोहसिन और महक का क्या मामला चल रहा है? शाजी का लहजा बेइंतहा संजीदा और पुरस्रार किस्म का था। अंश का माथा ठिनका। क्या मतलब? हर वक्त तुम्हारे सर पर सवार रहते हैं, आखिर उनके साथ मसला क्या है? कुछ ज़रूरी मामला डिस्कस करने होते हैं तभी बेचारे आ जाते हैं, वरना उनके पास भला वक्त कहाँ है? अंश ने लापरवाही से कहा। अभी शाजी ने मजीद कुछ पूछना था मगर अंश के मोबाइल बजने पर खामोश हो गई। कमरे से निकलने ही लगी थी जब अंश के मुंह से महक का नाम सुनकर फिर टटक गई। महक को सारे काम तुमसे ही होते हैं, उसका अपना शोर कहाँ है? अंश ने उसे घूर कर देखा था। इतनी पुराने मोहल्लेदारी है, फिर दोस्त है मेरा, अगर मैं उसके किसी काम आ जाऊँगा तो उसमें हार्जी क्या है? अंश के चेहरे पर नागवारी आ गई। शाजी जुज़बुज़ सी बाहर निकल गई। महक ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था जिसमें ज़बरदस्ती अंस और शिफा को भी सीट लिया। शिफा का दिल हरगिज़ भी महक के तफरीही प्रोग्राम में शामिल होने का नहीं था मगर अंस और बच्चे बहुत खुश थे। फिर शाजी भी चौंक के साथ ही, सो वो कुछ मुतमिन थी। वो सब इस्लामाबाद के बगल में मौजूद सैयदपुर के गाँव के पिकनिक पॉइंट देश परदेश में आए हुए थे। महक की बातचीत खुली पड़ी थी। बड़ा खूबसूरत और मानवी किस्म का माहौल था। कहीं दूर बांसुरी की धुन माहौल को सैरंगेज़ी बख्श रही थी। गर्मा गर्म सीख कबाब और हांडी गोश्त से पेट भर के महक ने पहाड़ पर चढ़ाई का शोर मचा दिया मगर मोहसिन ने फ़ौरन इनकार कर दिया। वो भारी जिसामत रखता था और कुछ पेट भर कर खा लेने के बाद उससे मज़ीद चलने और पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मगर महक की ज़िद पर मोहसिन ने बहुत आजिज़ी के साथ अंस की मिन्नत की थी। यार तुम इसके साथ चले जाओ। वो ऊंचे बुलंद बाला पहाड़ को देख रहा था जिसके बीच से पत्थर काट कर तंग सी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मैं अंस थोड़ी सी पशोपेशी के बाद मान गया। अंस ने ज़रा देर को रुके के शिफा से कहा, बच्चों का ध्यान रखना, मैं बस अभी आता हूँ। उसके चेहरे के कटीले तासुरात मुलाखता करने के बाद भी वो रुका नहीं था। शिफा खामोशी से उन दोनों को जाता देख रही थी जो बरगद के दरख्त की ऊँट से ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे थे। शाजी बरसाती नाला अबूर करके दूसरी तरफ दो दुकानों में तांग झांका रही थी। वापस आई थी, शिफा को तनहा बैठा देखकर ठटक गई। बाकी सब किधर हैं? अंस, बच्चे और वो नन्ही हसीना। शिफा ने गर्दन मोड़े बगैर खाई से बताया था। बच्चों को मोहसिन भाई मंदिर दिखाने ले गए और नन्ही हसीना तुम्हारे भाई की बगल में हो। वो ऊपर देखो ज़रा। इसने दूर पहाड़ की तरफ इशारा किया। छोटी छोटी तंग सी सीढ़ियों पर आगे पीछे अंस और महक चल रहे थे। वो शायद किसी मौजू पर बातचीत भी हो रही थी। फिर शायद महक का पैर रिपट गया था। इसने बेसाख्ता चीख कर अंस को पकड़ा था। इधर अंस भी शायद उसे सहारा देने गया था। वो महक का हाथ पकड़े सहज सहज जिसे चला रहा था। शाजी से मंजर देखा ना गया। वो शिफा पर उलट पड़ी। ये सब क्या है? तुमने अंस को क्यों जाने दिया? वो मुझसे पूछ कर नहीं गए। उसकी आवाज़ भीग रही थी। अंस और महक अब उनकी नज़रों से ओझल हो गए थे। शिफा का दिल जैसे बंद होने लगा। जब मज़ीद घंटा गुजर गया तब मोहसिन भी कदरे बेचैन हुआ। अभी तक वापस नहीं आए। वो गर्दन उचका कर पहाड़ की वसतों में उन्हें तलाश कर रहा था। शाजी इसकी बेचैनी मुलाखिता करके तल्खी से बोली, भाई साहब आप खुद भी साथ चले जाते। आप वो तो अपनी मर्जी से ही आएंगे। उसकी तल्खी के जवाब में मोहसिन की हंसी उसे सख्त बुरी लगी थी। महक को ऐसे एडवेंचर्स का बहुत शौक है। मोहसिन उनकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। बाढ़ में गया ऐसे बेगैरत एडवेंचर्स। बीवी को दोस्त के हमरा भेज दिया। तुफ ऐसी अमेरिकन बीवी और लिबरलिज्म पर। शाजी की बरबराहटें अरूज पर थी। मोहसिन एक दफ़ा फिर बच्चों को आसपास की मार्केटें घुमाने ले गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद महक और अंस वापस आते दिखाई दिए। महक ज़रा थकी थकी तरह पहले से भी पुरजोश दिखाई देने लगी थी। हालांकि इतनी चढ़ाई ने उसे खासा थका डाला था। महक बहुत पुरजोश अंदाज में मोहसिन को अपने एडवेंचर की तफसील बता रही थी। अंस के तासुरात अलबत्ता नॉर्मल थे। वो मोनिस की तरफ मुतवज्जा था। तुमने कुछ नहीं खरीदना? महक को शॉपिंग बैग का ढेर उठाए देखकर अंस भी शिफा की तरफ मुतवज्जा हुआ था। तब शिफा के कुछ बोलने से पहले महक बोल उठी, मैं इतना कुछ लेकर आई हूँ, ये बच्चों और शिफा के लिए ही तो है। महक की खुश अखलाकियों और मेहरबानियों की कोई हद नहीं थी। अंस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो न जाने क्या क्या
पापड़ बेल रही थी। शिफा के लिए सूरत हाल खासी मुतवहश कर देने वाली थी, मगर वो अपनी अज़ली कम गोई के बायस खामोश थी। सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसके एतराज़ को आंस ने अहमियत नहीं देनी थी। ये इसी इतवार की बात है जब सुबह सुबह महक बंद संवर कर इनके घर चली आई। चूँकि आंस छुट्टी वाले रोज़ भी देर तक नहीं सोता था, सो इसे नाश्ता करते देखकर महक की बातें खुल गई थी। शुक्र है तुम जाग रहे हो, वरना मैं तो सोच रही थी जाने कितना इंतज़ार करना पड़े। वो अपना छोटा सा क्लच घुमाती अंस के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। नाश्ता करोगी? अंस को दावे मेज़बानी का ख्याल आया। नेकी और पूछ उसने फ़ौरन मुस्कुराहट से जाकर पराठा प्लेट में रख लिया था। वैसे तो मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, हम तुम्हारे घर पे कुछ भी खाना अच्छा लगता है। वो चमकती आंखों से इधर उधर देख रही थी। तुम तैयार होने में कितना टाइम लगाओगी? शिफा उनके सामने चाय की प्यालियाँ रख रही थी जब महक ने इजलत में तुम तैयार होने में कितना टाइम लगाओगे? शिफा उनके सामने चाय की प्यालियाँ रख रही थी जब महक ने इजलत में अंस से पूछा। बस 15 मिनट। अंस ने चाय का कप उठा लिया। वो दोनों शायद कहीं जा रहे थे। शिफा को एकदम बेइंतहा गुस्सा आ गया। अंस, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसे अंस को रोकने का कोई और जवाब नहीं मिला था। मगर डॉक्टर इतनी सुबह नहीं मिलेगा, घंटा भर का काम है। बस मैं अभी गया और अभी आया। अंस ने संजीदगी से कहा था। महक चौंक गई। शिफा को जाना है? अंस, तुम पहले शिफा को ले जाओ, हम तो लंच आवर में भी चले जाएंगे। अंस के सामने अपने नंबर वो किसी तौर पर कम नहीं करना चाहती थी और न ही अपनी ऊंचाइयों का ग्राफ गिरा सकती थी। शुरू में शिफा को वो खासी नखरीली और मूडी सी लग रही थी, मगर अब तो गोया शायद मैं नहाई लगती थी। क्या अभी चलोगी? अंस भी सोच में गुम हो गया। नहीं, मैं फिर चली जाऊंगी, आप अपना काम कर लें। गुस्से के घूंट बढ़ती वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। अंस कुछ देर तक रुका रहा था, फिर वो दोनों किसी मौजू पर बात करते निकल गए थे, जबकि शिफा का मारे गुस्से के बुरा हाल था। वो कितनी ही देर तक मनफी सोचों के दौर में उलझी रहती कि फ़ोन की घंटी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। शाजी का फ़ोन था और उसने छूटते ही मैं के बारे में पूछा था। अभी मोनस को साथ लेकर न जाने कहाँ गई है? इतने सवेरे कौन सा ज़रूरी काम था? उसका अंदाज़ कुछ सोचता हुआ था। फिर उसने कदर झिझकते हुए शिफा को समझाने वाले अंदाज में कहा, अंस से बात करो। हर वक्त महक का दुमछल्ला बना रहना मुनासिब नहीं। जो बात हमें खटक रही है, कल को मोहल्ले वाले भी बातें बनाना शुरू कर देंगे। शिफा धक से रह गई, यानी बात फैल रही थी। उसका दिल दुख ये था, गहराई में गिर रहा था, जैसे मान और एतबार की किरचियों से जख्म हो रहा था। और ये नोकीले कांच उसे शाम सवेरे नोकें चुभोते थे। शिफा को रोना आ गया। वो तो वैसे भी बड़े कमज़ोर हिसाब की मालिक थी। रात खासी भीग चुकी थी जब शिफा अम्मी को दूध दवा देकर पूरे घर की लाइट्स ऑफ करने के बाद अपने कमरे में आई। उसने अंस को फ़ोन पर मसरूफ़ पाया था। आजकल उसके कानों से फ़ोन हटता ही नहीं था, मगर फिर अंस ने शिफा को देखकर फ़ोन एक तरफ रख दिया था। उसका शिफा के साथ बातें करने का इरादा था, सो इसे कपड़े उठाकर कोने में रखने आयरन स्टैंड की तरफ बढ़ता देखकर ठंडी या भरकर बोला, हर वक्त धोबन बावर्चन स्वीपर बनी नजर आती हो, किसी टाइम बीवी भी बन जाया करो। महबूबा की डिमांड करना तो सरासर फजूल है। वो तकिया गोद में रखे कुशन को क्राउन के साथ चिपकाए नीम दराज था। अब यकीनन तुमने 2 घंटे की सोच विचार के बाद जवाब देना है कि ऐसा ना हो मुझे नींद ही आ जाए। उसका अंदाज भरपूर शरारती किस्म का था। तो सो जाएं आप। शिफा तड़क कर बोली, तो तुम तो चाहती यही हो मैं जल बुनकर सो जाऊं और तुम मुझ पर जादू टूने करती रहो। अंस ने हमेशा की तरह से बोलने पर उकसाने के लिए ऐसी बात की थी जो इसके दिल पर जा लगी। मैं आप पर टूने करती हूँ? शिफा का मुंह खुला रह गया। पहले तो मुझे कभी जादूगरनी नहीं कहा, ये सब महक की सिखाई पटियाँ हैं। उससे बेतरह रोना आ गया। तो और क्या करती हो? मैं भोंकता रहता हूँ तो मुंह ही मुंह में बदबदाती हो। ऊंचा इसलिए नहीं बोलती ना कि मैं सुन ना लूँ। न जाने कौन सा इसम पढ़ती हो कि इतनी हसीन तरहदार किस्म की कोई लीग से मैं इनको देख भी नहीं सकता। मेरे टूनों का असर जो होता है, हर खूबसूरत लड़की मुझे भेंकी नज़र आती है। गोरे गोरे चेहरे भी मुझे स्याह नज़र आते हैं। नफासत से किए गए मेकअप मुझे धूल और मिट्टी नज़र आते हैं। आंखों में शरारत भरी थी, लहजे में संजीदगी थी। शिफा ने कौन सा गर्दन मोड़कर उसे देखा था जो उसका मुस्कुराता चेहरा नजर आ जाता। वो तो अंस के इल्ज़ाम पर तड़प उठी थी। मेरा एतकाद इतना कमज़ोर नहीं जो मैं जादू टूने करती फिरूँ। ऐसे हरबे आजमाने की मुझे ज़रूरत नहीं। तो फिर कोई और हरबा इस्तेमाल कर लिया करो। देखो मेरा तो दिल रोज़ रोज़ फिसलता है, अगर हाथ से पूरा निकल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। हंस मुस्कुराते हुए बोल रहा था। शिफा की आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने सोचा वो क्यों अपनी कमज़ोरी हंस पर या करे, ऐसे तो वो और शेयर हो जाएगा। उसने अपनी भीगी आंखों को चुपके से पूंछ लिया, फिर कदरे रुखाई से बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, आपका दिल जहाँ मर्जी फिर ले। सच? अंस ने मसनूई ताज्जुब का इजहार किया। तुम मुझसे खफा तो नहीं होगी अगर मैं कोई छोटा मोटा अफेयर चला लूँ? आपको कब मेरी खफकी की परवाह रही है? उसका अंदाज दिखा था। अंस ने फ़ौरन जवाब दिया, परवाह है तभी तो इजाज़त ले रहा हूँ। मर्जी है आपकी। शिफा को फिर से ढेरों रोना आ गया। यानी तुम मुझे इजाज़त दे रही हो? अंस ने एक दफ़ा फिर झूम कर पूछा। उसकी खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। मुझे नहीं पता। शिफा ने अलमारी में कपड़े ज़ोर ज़ोर से पटके पिठून से, बाहर में जाए ये घर और अब उस लगती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अंस की मुस्कुराहट
भी एकदम सिमटी, बाहर में जाए ये घर और मैं। अंस गोया सुन सा रह गया। ये शिफा बोलकर गई है, इससे गोया यकीन नहीं आ रहा था और सुबह तक भी यकीन नहीं आया था। वो मामूल के मुताबिक उठा था, फिर तैयार होकर किचन में आया तो शहजादी ठनक रही थी। अंस को देखकर ये खफगी कुछ और बढ़ गई थी। खैरियत तो है? शहजादी साहिबा का मिजाज बरहम नजर आता है। वो इसके बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया था। मैं आपसे नाराज़ हूँ पापा, शहजादी ने तोस खाते हुए खफगी से कहा। मेरी शहजादी क्यों नाराज़ है? अंस ने उसे कुर्सी से उठाकर गोद में उठा लिया। आप? शहजादी कुछ कहने ही लगी थी कि शिफा ने सख्त लहजे में टोका। ध्यान से नाश्ता करो, तुम्हारे अब्बू के पास वक्त नहीं। उसका लहजा इंतहाई खुरदरा था। शहजादी कदरे सहम गई। अंस भी शिफा के रूखे अंदाज पर चौंक गया था। फिर शिफा के बरहम तासुरात मुलाहिजा करके उसकी परेशानी पर भी बल पड़ गए थे। मेरे पास अपने बच्चों के लिए बहुत वक्त है, ये तो सो तुम इनके जहन आलूद ना ही करो तो बेहतर है। चाय की प्याली मेज़ पर खिसका कर वो बरहमी से कहता उठ गया था। मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी तरबियत करना जानती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं बच्चों के जहन आलूद करने की। शिफा की बड़बड़ाहट ने अंस के बढ़ते कदम रोक दिए थे। मैं यहाँ कोई सीन ही क्रिएट करना चाहता और ना तुमसे ऐसी तोक़ा रखता हूँ। शहजादी के सामने इस किस्म की खुरदरे बेजार लहजे में मेरे साथ बात मत किया करो। वो तंबीही अंदाज में से टोकता बाहर की तरफ निकल गया था, जबकि शिफा ने भी पहली मरतबा अपना तमाम तर गुस्सा बर्तनों को पटक पटक कर निकाला। राउंड में बैठी अम्मी दल दल कर हलकान हो रही थी। लंच पर अभी वो आया ही था कि महक और मोहसिन भी चले आए। शिफा तब कर रहेगी। इन दोनों मियाँ बीवी के अपने घर में बढ़ती आमदोरफ्त देखकर शिफा का जब जवाब दे रहा था, ऊपर से महक का बढ़ता इल्तफात बच्चों और अंस पर गोया सदके वारी जाती थी। इस वक्त भी जले पैर की बिल्ली बने वो न जाने कब से खुद को थका रही थी जब महक ने आकर उसकी सोचों में दाखिलत की। शिफा सर दर्द से फट रहा है, क्या चाय मिल सकती है? उसे तीसरी मरतबा चाय की तलब हो रही थी। शिफा ने उसकी फरमाइश सुनकर उसे गोरा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, कुछ देर आराम करूंगी फिर बना कर दूंगी। महक पीका से चेहरा लिए पलट गई। यकीनन उसकी रखाई और तलखी को उसने महसूस कर लिया था। शिफा भी जलती कलिस्ती अपने कमरे में देरा किए लेट गई। उसका दिल बार-बार आ रहा था, जी चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी जंगल में चली जाए। एक बेहया औरत अपने शोहर की आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरी औरत के शोहर को फांस रही है, हर वक्त उसके पल्लू में लटकी रहती है। रात के इंतहाई पैर भी फ़ोन खड़का कर बुला देती थी, जाने उसका बगैरत शोहर कहाँ मरा होता था। शिफा जितना सोचती इतनी उसके अंदर चिंगारियाँ फूट रही थीं। दिल चाह रहा था कि घर के एक एक चीज़ को आग लगा दे। लम्बा लम्हा बहुत भारी था, वक्त रेंग रेंग कर गुजर रहा था। नींद तो आई नहीं उसे, वो लोग कब किए उसे पता नहीं चला। हंस ने भी झांक कर नहीं देखा। हंस मारे हानत के अभी तक सुलग रहा था। शिफा के वो अल्फाज उसे भूल नहीं रहे थे। वो अपनी कटारा सी गाड़ी को बेमकसद ही सड़कों पर भिगा रहा था। सोचे मुंतशिर थी, गुस्से का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। उसके मोबाइल पर बार बार मोहसिन की कॉल आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं के नंबर से कॉल आने लगी। हंस का किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। उसने मोबाइल बंद करके डैशबोर्ड पर पटक दिया। 4-5 घंटों की ख्वारी के बाद जब वो घर वापस आया तो रास्ते में अपने घर गेट पर खड़ी महक को देखकर ठटक गया। वो शायद अपनी खसारों में गुम महक को देखकर चौंकता नहीं, मगर महक ने खुद ही उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। ज़रा गौर करने पर हंस ने देखा तो पता चला महक रो रही है। उसका नाजुक सा वजूद लरज़ रहा है, चेहरे की रंगत जर्दी माइल हो रही है। उसको अपनी परेशानी भूल गई थी। लम्हा बार के लिए उसे शिफा भी भूल गई थी। महक तुम ठीक हो? क्या हुआ? मोहसिन कहाँ है? वो फिक्रमंदी से बोलता हुआ महक के हमरा उसकी आलिशान कोठी के लाउंज में आ गया। महक के गिरते आंसू भी थमे नहीं थे, वो पूरी शिद्दत के साथ रो रही थी। हंस मेरा भरम टूट गया, मैं बर्बाद होगी। महक के आंसुओं में और शिद्दत आ गई। हंस को अजीब सी घबराहट होने लगी। आखिर हुआ क्या है? मोहसिन कहाँ है? अंस ने रोते हुए महक को बाजू से पकड़कर झुंझोड़ा। वो अपने कमरे में है। महक ने सिसकियों के दरमियान बताया, मोहसिन साहब जान गए हैं। अंस अब क्या होगा? वो सह नहीं पाएंगे। महक रोते रोते उसके कंधे से आ लगी थी। अंस गहरा सांस लेकर रह गया। वो महक को तसल्ली दिलासा दे रहा था। वो उसके बाजू से सर टिकाए अभी तक सिसक रही थी। वो इसकी किसी भी हदायत पर अमल नहीं कर रही थी। अंस गोया बेबस हो गया। तभी एकदम लाउंज का दरवाज़ा खुला। तभी हंस गोया बेबस हो गया था। तभी एकदम लाउंज का दरवाज़ा खुला। हंस ने गर्दन घुमाकर देखा और फिर लम्हा बार के लिए उसका चलता सांस रुक गया। महक के गिर्द फैला उसका बाजू कटे हुए शैतीर की तरह पहलू में आ गिरा था। उसके आंसू पूछता हंस का हाथ वहीं फिजा में मंजमंद हो गया था। गर्द का तूफान उड़ा था। तेज तेज चलते भगोले, हर तरफ धूल ही धूल, मट्टी ही मट्टी। वो बेयकीनी के आलम में अपनी माँ और बीवी को देख रहा था। उनके चेहरों पर ऐसी हैरत, ऐसा दुख और ऐसी बेयकीनी तहरीर थी कि अंस कुछ ना समझते हुए भी बहुत कुछ समझकर ज़मीन के अंदर गोया गड़ गया था। अंस ये सब क्या है? तू ऐसा तो नहीं था मेरे बेटे। अम्मी बरबरी रेत की तरह बिखर बिखर जा रही थी। कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। जब तक महक के अंस उसे उस गैर फितरी सूरत हाल को समझते, तब तक शिफा लड़खड़ाती गिरती पड़ती अम्मी के साथ घसीटती चली गई। अंस के मुअत्तिल होते हवास शिफा को जाते देखकर धीरे धीरे काम करने लगे थे। ये सब क्या हो रहा है? हंस ज़ेरे लब बड़बड़ाता बाहर की तरफ लपका जब महक किसी आंधी से उखड़े दरख्त की मांदी कारपेट पर ढेर हो गई।
शिफा को घर छोड़े आज चौथा रोज़ था। मम्मी, बहनों और क़याम के 1000 मरतबा पूछने पर भी इसने मुँह से एक हर्फ तक नहीं निकाला था। वो लोग पूछ कर थक गए। दूसरी तरफ अन से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। इस सूरत हाल ने घर के हर फर्द को परेशान कर रखा था। शिफा के पास एक ही रट थी कि मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। उसकी ज़िद ने मम्मी को ख्वास बाख्ता कर रखा था। सलवा आपा समेत उसकी दूसरी बहनें भी बहुत मुतफक्किर थी। सबसे बड़ी बात, वो बच्चों को भी छोड़ आई थी। मम्मी और सलवा आपा को हौल उठ रहे थे। आन से रब्ता नहीं हो पा रहा था। सबकी मुतफक्कर आई थी कि क़याम को पिंडी भेजा जाए। राबी की नींदें उड़ी थी। क़याम के तेवर भी बिगड़े बिगड़े महसूस होते थे। ताहम वो शिफा से ख़त्मी बात करने के बाद ही पिंडी जाना चाहता था, मगर शिफा की अज़ली चुप ने सबको ही अपनी लपेट में ले रखा था। उसकी चुप तब टूटी जब एक सपहर महक और मोहसिन उसके मैके चले आए। रात 12 बजे की फ़्लाइट से उनकी वापसी थी और वो जाने से पहले वो शिफा से बात करना चाहते थे। सलवा आपा की 1000 मिनटों के बाद शिफा ने महक से बात करने का इरादा किया था, वरना तो वो इस गुनौने करदार वाली औरत से कलाम तक नहीं करना चाहती थी। मगर जब महक से दिल पर चक्की के पार रख कर शिफा को मिलना पड़ा और इसकी कुछ बातें सुनना पड़ी, तुम्हारे खौफ और दहशत के शिफा का रवा रवा कांप उठा। उसका वजूद बर्फ़ की तरफ सुन हो गया और उसके हवास मुअत्तल होने लगे। इस दिन दोपहर की हल्की फुल्की नींद लेकर वो बाहर आई तो लियाकत साहब की बीवी को अम्मी के पास बैठे देखकर रुक गई। लियाकत साहब की बीवी गोया आंखें माथे पर रख कर आई थी। बहन, अपने बेटे को संभालो। इस गली मोहल्ले में इज्जतदार शरीफ लोग रहते हैं और तुम्हारा बेटा तौबा तौबा, अल्लाह झूठ न बुलवाए। रात के दूसरे पैर जाने किस ने उसे मोहसिन के घर जाते देखा है, और सिर्फ एक मरतबा नहीं, कई मरतबा। और फिर मोहसिन के बारे में कौन नहीं जानता, वो तो ना मर्द है, हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है। माँ ने बात छुपाए रखी, फिर बैरून मुल्क बहन की बीमार बेटी से ब्याह दिया। बल्ला हो इस लड़की का जिसने उसे अमेरिका बुलाया। पैसा हाथ आया तो इज्जत भी मिल गई, मगर अब जवान खूबसूरत बीवी को बगल में दबाए फिर रहा है। बहू बेटियों वाली हो, बात कुछ जेब नहीं देती। पर एक बात सुन लो, तुम्हारे बेटे का चलन दुरुस्त नहीं। इस अमेरिकी औरत ने तुम्हारे बेटे को अपने दाम में उलझा लिया। लोग थू थू कर रहे हैं, कुछ तो आंखें खोल कर देखो। इस औरत के शोले बरसाते लफ्ज़ों ने शिफा के साथ साथ अम्मी के वजूद को भी सूखा बालन बना दिया था। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे नज़र चुराने लगी कि ज़रा सी भी ज़मीन पड़ती और वो इसमें समा जाती। अम्मी को अपने बेटे पर इतना यकीन था कि पहाड़ भी टूट पड़ते, मगर उनका यकीन हल्का ना होता। इधर शिफा का एतबार, यकीन, एतमाद, मोहब्बत सब रेज़ा रेज़ा हो गई थी। उसे लगता था कि वो कभी सर उठाकर जी नहीं पाएगी। वो अपने वहमों को बेबुनियाद समझती रही, अपने खदशों को जुटलाती रही, मगर हकीकत तब अपनी करिया सूरत लेकर नमूदार हुई जब इस शामान से अपने घर वापस नहीं आया था। अम्मी के साथ साथ शिफा के दिल को भी पतंगे लगे हुए थे और वह दोनों 1000 दफ़ा गेट से बैठ झांक आई थी। उनकी कई घंटों से इंतज़ार में जमी आंखों को करार तब आया जब अंस की कार गेट पर रुकी थी। वो दोनों सास बहू दरवाजे पर आई थी, मगर उनके आने से पहले अंस सामने वाले गेट को भूर कर गया। न जाने ऐसी कौन सी कुव्वत थी जो अम्मी को खींच घसीट कर मोहसिन के गाले आई थी। शिफा तो अम्मी के साथ घसीटती जा रही थी, मगर अंदर जाकर इन दोनों के सरों पर आतिशफ़शां पहाड़ फटा था। नज़रों को चुभन देता वो मंजर जिसमें महक आंस के कंधे से सर टकाए आंसू बहा रही थी, और वो उसके अल्फाज, मोहसिन साहब जान गए, आंस अब क्या होगा, वो सह नहीं पाएंगे। मोहसिन की रोती आवाज़, अंस के नर्म से दिलासे, अम्मी और शिफा की आंखें और दिल पड़ता जा रहा था। करीब था कि वो दोनों चीख चीख कर पूरे जहाँ को इकट्ठा कर लेती, मगर इज्जत की मारी इन दोनों औरतों को रसवाई गवारा नहीं थी। वो महज अंस को आलूदा नज़रों से देख कर पलट आई थी। इन नज़रों की अजियत को सिर्फ अंस ही महसूस कर सकता था। फिर शिफा बगैर कुछ कहे सुने झगड़े शिकवे की ऐसी खामोशी के साथ उसका घर छोड़ गई थी, जिस खामोशी के साथ दुल्हन बनकर अंस के घर आई थी। अंस के रोकने, उसके मन्नत करने, समझाने, वजाहत देने के बावजूद वो अपने फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटी थी। हालांकि अंस की माँ भी उससे रोकती रही, इल्तिजाएं करती रही, बेटी एक दफ़ा तो उसकी बात सुन लो। वो दरवाजे तक उसके पीछे आई थी। कम से कम एक मौका तो दो, उसे वजाहत करने की मोहलत तो दो। जल्दबाजी में अपना शियाना बद पुखेरो, वजाहतों का वक्त गुजर गया है। मेरे ज़ब्त और सब्र की इंतहा हो चुकी है। अगर मैं मज़ीद यहाँ रुकी तो ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। पिछले 6 साल की तमाम रियासतों को कैसे अंस ने मट्टी कर दिया था। वो भला उसकी निगाह में दोबारा खड़ा हो सकता था। उसे अपने पापा के फैसले पर बुरी तरह रोना आया था। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। उसकी आवाज़ बहुत बहुत जल्दी। मैं ने आज भी गहरा मेकअप कर रखा था। वो आज भी महंगी तरीन खुशबुओं में बसी थी। उसका लिबास भी हमेशा की तरह कीमती था। हाथों की उंगलियों में कीमती अंगूठियां पहन रखी थी। उसने अपनी शख्सियत को बहुत खूबसूरत लबादे में डांप रखा था। शिफा ने एक ज़रीली निगाह से उसका जायज़ा लेकर सर झुका लिया था। वो मज़ीद उसका चेहरा देखना नहीं चाहती थी। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, मगर तुम्हें बताना तो है, और जब तक कुछ बताऊँगी नहीं तुम सच्चाई को कैसे जान पाओगी। वो हाथ मलते हुए किसी सख्त अजियत का शिकार थी। शिफा को उसकी भीगी आवाज़ महसूस हो रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया, हम 6 बहन भाई हैं। हमारे सीधे सादे देहाती वालिदैन थे। पापा की खुश नसीबी उन्हें 40 साल पहले अमेरिका ले गई थी। तब अमेरिका के वीज़े मिलना बहुत मुश्किल नहीं था। मामा से शादी पापा के अमेरिका चले जाने के 10 साल बाद हुई थी। ये खालिस्तान कज़न मैरिज थी।
हमारे सीधे सादे वालदैन के बच्चे बहुत तेज़ तरार ज़माना साज किस्म के थे। पढ़ाई में तो कोई भी ना चल सका, मगर आज़ाद माशरे में परवान चढ़ने के बाद दीनदारी दुनियादारी बहुत सीख ली। हमारे रंग ढंग रहन सहन और अमेरिकी माशरे की गहरी छाप हमारे बाप को बड़ी जल्दी दिल छोड़ने पर मजबूर कर गई थी। वो इतने सीधे थे कि अपने बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर सके। महक की टूटती आवाज़ में थकन की किरचियाँ चुभ रही थीं। शिफा को भले इसके किस्से कहानियों से क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मगर हमेशा की तरह वो लब सीए महक की दास्तान सुन रही थी। किस्सा मुख्तसर, मेरे साथ बहन भाई अपने घर में अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार रहे थे। खुलेआम महफिलें सजती, दोनों बहनों ने हिंदू लड़कों से शादी कर ली। भाई भी बुतमत लड़कियों को ब्याह लाए। अम्मी कोने में बैठी सी सकती रहती। मैं खुद अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ नहीं समझती थी, मगर मेरे अंदर इनको बुराई करते देख कर कभी गुनाह करने या बुराई करने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। मैं शुरू से बहुत खूबसूरत और कम गो किस्म की लड़की हूँ। बचपन में मेरी खूबसूरती से लोग बहुत मुतासिर रहा करते थे, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा वजूद हल्का फुल्का होता गया, यानी मेरी सेहत बिगड़ती गई। मगर घर में किसी के पास फुर्सत नहीं थी जो मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। माँ में इतने गट्स ही नहीं थे, इतने तो उम्र बाहर बोलना ही नहीं आया था। सारी ज़िंदगी एक चुप के साथ गुजार दी। बहुत साल गुजर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ की खामोशी में छुपे दर्द की आखिर वजह क्या थी। मेरी बीमारी घर की चार दीवारी तक महदूद थी। मुझे कोई डॉक्टर इलाज के लिए ना मिला, ना मैंने इलाज की तरफ तवज्जो दी। बस मुझे खाने की आदत थी और मैं टोकरियाँ बार बार के फ्रूट खाती थी, जूस पीती थी, सो मेरी सेहत खुद ब खुद बहाल होने लगी। इन्हीं दिनों माँ ने मेरा रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया था। हमारा निकाह हो गया। फिर मोहसिन अमेरिका आ गया। मोहसिन के अमेरिका आने से 2 दिन पहले मैं अचानक बेहोश हो गई। मुझे एम्बुलेंस बुलवाकर अस्पताल पहुँचाया गया और फिर मेरी ज़िंदगी के एक और तारीख दौर का आगाज़ हुआ। मेरे अंदर एड्स के जरासीम पाए गए थे। मैं ज़िंदा होने से पहले ही मर गई थी। मेरी बीमारी का मेरे बहन भाइयों को पता चला तो उन्होंने मुझे छूत मरीज़ समझकर एक कोने से चिपका दिया। मेरे अपने ही घर में कमरे के अलावा किसी दूसरी जगह दाखिला मना कर दिया गया। मेरी भाभियाँ मुझे किचन में घुसने नहीं देती थी। मेरे साथ किसी कुत्ते की तरह का सलूक किया जाता था। मेरे घर वाले मुझे घर से निकालने की प्रोग्राम बना रहे थे, मगर इन दिनों मेरी माँ मर गई। माँ को दफनाकर भाइयों ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि मुझे किसी अस्पताल में पहुँचा देना चाहिए। मगर ये मामला इल्तवा में तब पड़ा जब मोहसिन अमेरिका आ गया। वो एक कम सूरत और शरीफ नौजवान था। मुझे मोहसिन अपने बाप जैसा सीधा और मासूम लगा। वो एक मेहनती जवान था जो पाकिस्तान से अपने घर वालों को बेहतरीन ज़िंदगी देने के ख्वाब लेकर दुनिया के इस कोने में आया था। मोहसिन ने बताया वो नॉर्मल नहीं है और अब वो सिर्फ अपने माँ बाप की मजबूर करने पर नेशनलिटी के लालच में अमेरिका आया। वो चाहता था मुझे आज़ाद कर दे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँ, मगर मेरी ख्वाहिश पर वो हमेशा खामोश हो जाता। मेरे भाइयों ने मुझे बाप की जायदाद यानी इकलौते मकान से बेदखल कर दिया था और ये मोहसिन ही था जिसकी बदौलत मैंने फिर से जीना शुरू किया। वो बहुत मेहनती था। उसने बहुत मेहनत की। पाकिस्तान से अपने भाइयों को बुलाकर सेट किया, अपना सुपर स्टोर खरीदा, पाकिस्तान में घर बनाया। मगर जब हम सब कुछ हासिल कर चुके तब मेरे भाइयों और मोहसिन के भाइयों ने हम पर अपनी कमीनगी के बाद ज़िंदगी तंग कर दी। उन्होंने हमारा फ्लैट हथिया लिया और स्टोर पर कब्जा कर लिया। मोहसिन इतने दिल बर्दाश्त हुए कि पुलिस को इत्तला किए बगैर पाकिस्तान आ गए। बकौल मोहसिन के इन्हें मादी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। बाद में भी तो मोहसिन के भाइयों ने ही इस्तेमाल करना था। सब उन्होंने अभी ले लिया। क्या हार्जा में पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी। मुझे रिश्तों से अजीब सी नफरत हो गई थी। मोहसिन से जिद भी की, लड़ाई भी की, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बुरा बुरा कहा, मगर मोहसिन अपनी बात से ना हटे। यहाँ पाकिस्तान में आकर जब मैं अंश से मिली, अंश की फैमिली से मिली, तो मेरे अंदर एक मुकम्मल घर की तशनगी कम होने लगी। तुम्हारे बच्चों को प्यार करना, छूना, इनके लिए तोहफे लाना मेरा मामूल बन गया। जब मैं पहली मरतबा तुम्हारे घर आई तो मेरा रवैया बड़ा तल्ख था। शायद तुम मुझे मगरूर समझी थी, मगर ऐसा नहीं था। मेरे रिश्तेदारों की खुशामद और चापलूसी से आजिज़ थी। फिर तुम्हारा लिया दिया रवैया देखकर तो हैरान रह गई। मुझे तुम अपने रिश्तेदारों से मुख्तलिफ लगी थी। फिर अंश और तुम्हारी भरपूर फैमिली को देखकर मुझे लगता है मेरा कुछ खो गया है। मेरा वो कीमती वक्त जो मैंने अमेरिका में गुजार कर ज़ाया किया। काश मैं पहले पाकिस्तान आ जाती, तुम लोगों से मिलती, एक भरपूर फैमिली के साथ वक्त गुजारने का लुत्फ़ लेती। और अंश जो मुझे भाइयों से बढ़कर अजीज़ है, जाने कैसे वो मेरे इतने करीब आ गया। उसकी हमदर्दी और खुलूस जिसका मोल ही कोई नहीं था। ये अंश की मोहब्बत और खुलूस था जो मैं और मोहसिन उसकी बेहतर ज़िंदगी के लिए उसे अमेरिका जाने पर फोर्स करते रहे थे। मोहसिन की ख्वाहिश थी अंश अमेरिका हमारे साथ जाए, फिर वो अपने भाइयों पर केस करके प्रॉपर्टी वापस ले, मगर अंश तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर मेरे मशवरे पर अंश ने और मोहसिन ने मुश्तरका फ़ैसला करके हमारी कोठी को एक जामे की शक्ल देने पर बहुत मेहनत की। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी और ख्वाहिश थी कि हमारे घर में कुरान पढ़ाया जाए। हमारे चले जाने के बाद इस घर ने फिर से बंद हो जाना था। क्या ये बेहतर नहीं था कि यहाँ अल्लाह का सुबह शाम जिक्र होता। मेरे और मोहसिन के दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारी रूहें कुरान की तिलावत सुनती। इस ज़मन में अंश ने तमाम भाग दौड़ की थी। मदरसे के लिए सामान मंगवाया, बच्चियों को सबक देने वाली कारी और उनके शौहर मुफ्ती अमीन को यहाँ लेकर आया। मुफ्ती अमीन को मदरसे का मुंतज़िम आला बनाया। जिस रोज़ वो भयानक वाक़या पेश आया था, इससे अगले दिन मदरसा की इफ्तिताई तकरीब थी जो कल बखैर व आफियत अंजाम को पहुँची।
मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारे जहन में गिरा कैसे पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मोहसिन को अचानक वफाकल मदारिस मुल्तान जाना पड़ गया था। इस दौरान मेरी कई मरतबा तबीयत ख़राब हुई। हर दफ़ा मोहसिन के कहने पर अंस मुझे अस्पताल लेकर जाता रहा था और वहीं उसे मेरी बीमारी का पता चल गया। मेरा भरम न जाने कैसे टूट गया। ये ऐसी शर्मनाक बीमारी थी कि मैंने इतने साल मोहसिन से भी छुपाए रखी। मगर अंस को खबर होने का मतलब था मोहसिन को भी पता चल जाता, मगर अंस से मेरा भरम टूटने नहीं दिया। उसने मोहसिन को कुछ नहीं बताया। फिर एक रात मुझे फिर से शदीद तकलीफ़ हुई। मोहसिन मेरी तकलीफ़ पर घबरा गए। इसी घबराहट में उन्होंने अंस को फ़ोन करके बुलवा लिया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। एक दफ़ा फिर टेस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टर, रिपोर्ट्स और मोहसिन को भी खबर होगी। ये बीमारी मामूली नहीं थी कि मैं इसे छुपाए रखती। मुझे शदीद सदमा था। इस सदमे की कैफियत में अंस को घर ले आई। दरअसल मैं अंस से जब तक कुछ शेयर ना कर लेती मुझे सब्र नहीं आता था। तब वो सब कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था। गलतफहमी ऐसी थी कि फौरी तौर पर इसका खात्मा नहीं किया जा सकता था। फिर मोहसिन को भी तुम्हारे और अंस के झगड़े की खबर होगी। जो मेरी बीमारी पर परेशान थे मज़ीद परेशान हो गए। मैं जो इतने सालों से अपनी बीमारी मोहसिन से अपने तय छुपाई थी, इस इंकशाफ पर दंग रह गई कि मोहसिन शादी के इब्तदाई दिनों से ही मेरी बीमारी को जान गए थे। और ये मोहसिन की आला ज़रफ़ी थी कि उन्होंने कभी मुझे जताया नहीं था। हम दोनों अपनी अपनी कमज़ोरी के साथ बहुत भरपूर ज़िंदगी जी रहे थे और हमारी ज़िंदगी में कोई खला नहीं था, कोई कमी नसीब नहीं थी। और जो कमियां कुदरत की तरफ से हमारे नसीब में लिखी जा चुकी थी इन पर हम दोनों ने सब्र कर लिया था। बस मुझे तुमसे मज़ीद कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि बदगुमानी की गांठ झाड़ कर देखो, हर मंजर साफ़ और शफाफ नज़र आएगा। अंस की मोहब्बत और इसका किरदार तुम्हारे सामने है। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ मुखलिस है। इसके मेकअप ज़्यादा चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। शिफा का दिल गोया शर्मिंदगी, खिफत के एहसास से टुकड़े टुकड़े हो गया। मदरसे का इफ्तिताह हो गया जिसमें पूरे मोहल्ले ने शिरकत की थी। लोग जो मेरे किरदार के बारे में मशकूक थे, सबकी ज़ुबानें बंद हो गई हैं। हम लोग आज वापस जा रहे हैं। दरअसल मोहसिन मेरे इलाज से कभी भी मुतमिन नहीं रहे। अब हम हर साल आते रहेंगे, कम से कम जब तक वजूद में ज़िंदगी बाकी है तब तक। जो मशल हमने रोशन किया इसको मज़ीद रोशनी देना तुम और अंस ही अब इस जामे के असल सरबराह हो। अंस की ज़ेर निगरानी हमारा मदरसा दीनी इल्म का सबसे बड़ा मरकज़ बनेगा इंशाल्लाह। वो अपने आंसू पूंछ कर उठ गई थी, तब शिफा ने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ लिया था। दूसरे लम्हे वो शिफा के गले से लगी बेतहाशा रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो महक, मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचा। वो बुरी तरह से सिसक रही थी। ये दाबत के आंसू थे जिनका बह जाना ही बेहतर था। तब महक के चुपके से इसके लबों पर हाथ रख दिया। घर चली जाओ, वो तुम्हारा मुंतज़िर होगा। मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं थी, अलबत्ता अंस तुमसे बहुत नाराज़ है। महक के होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट उभर आई थी। अपनी खुशबू हमेशा के लिए उसके आसपास छोड़कर जल्द वापस आने के लिए चली गई। गेट खुला था और सैन में पत्तों का ढेर बिखरा पड़ा था। उसने ज़रा सा पलट कर क़याम की तरफ देखा। वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। शिफा ने उसे वापस चले जाने का इशारा किया था। वो अंदर आने के बजाय अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। एक इत्मीनान बड़ी गहरी सांस खारिज करती वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई थी। अंदर से अजीब शोर की आवाज़ आ रही थी। उसके आगे बढ़ते कदम रुके थे। मैं उसे लेकर नहीं आऊँगा, जैसे गई है खुद ही आया। अंस गुस्से में गरज रहा था। अम्मी की मिनमनाती आवाज़ अंस के गुस्से तले दब गई थी। बच्चे रुल गए हैं, सारा दिन माँ के लिए बुलकते हैं। अम्मी अभी दीदा हो रही थी। अंस ने जाने की अटक पटक कर रहा था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। शिफा ने दरवाजे की झुर्री में देखा। अंस किचन में खड़ा था, कुछ पकाने की कोशिश कर रहा था। अम्मी की बात सुनकर किचन से निकल आया। 3 वक्त पका पका कर ठुनसाता हूँ उन्हें, फिर भी रुल रहे हैं। माँ की बात और होती है, अम्मी ने दुखी दिल के साथ कहा। तो मैंने इसे रोका है या घर से निकाला है? खुद गई है, खुद ही आया। अब मैं दोबारा बारात लेकर तो जाने से रहा। वो एक दफ़ा फिर किचन की तरफ जा रहा था। मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। उसने अंस ज़ेरे रब बड़बड़ा रहा था। कब इल्ज़ाम लगाए थे? वो तो बेचारी चुपचाप चली गई। अम्मी शिफा की हिमायत में बोलती एकदम दांतों तले ज़ुबान दाब की। मुंह से कुछ नहीं फूटा पर आंखें सारी हकीकत बयान कर देती हैं। वो आग बगोला हुआ था। बंदे का ज़र फाला होना चाहिए और फिर माफ़ करने में बड़ाई है। गलतफहमी तो किसी को भी लाक हो सकती है। अम्मी बराबर शिफा की वकालत कर रही थी। मेरे सामने कौन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने खड़ा हुआ है जिसे मैंने संगदिली का मुजाहरा करते हुए माफ़ नहीं किया? असल गुस्से की वजह खुलकर सामने आ गई थी। शिफा ने गहरा सांस खींचकर कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। मोहतरम को शिफा से माफ़ी मंगवाने का अरमान था। आप इसकी डिटाई मुलाकाता नहीं करती। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बच्चों की परवाह नहीं की, एक फ़ोन तक नहीं किया। मैक और मोहसिन खामखा सफाइयाँ पेश करने लाहौर भागे। मैंने मना भी किया था। वो जानबूझकर घर छोड़कर गई थी। यहाँ उसका दिल ही नहीं लगता था। एक दिन भी खुशी नज़र नहीं आई। जब भी देखा मुंह पर 12 ही बजते देखे। माँ बाप ने ज़बरदस्ती जो मेरे साथ बांध दिया था। अच्छा है अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारे, मुझे किसी पर मुसलत नहीं होना। अपने बच्चों को मैं खुद पाल लूँगा। उम्र बार बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगा इसे। वो गुस्से से बड़बड़ाता अचानक आने वाली आंधी पर बौखला गया था। इधर से उधर भागते हुए खिड़कियां दरवाजे बंद करके वो अपने कमरे की तरफ आया था। ये तूफान कहाँ से आ गया? वो खिड़कियां दरवाजे बंद कर रहा था जब एकदम सरमा की पहली बारिश खूब जोशो खरोश से बरसने लगी। तब अंस के तेज से चलते हाथ पहलू में गिर गए।
वो खिड़की के पाट खोल कर खड़ा हुआ हो गया। बिला इरादा ही शिफा याद आने लगी थी। कोई ऐसे भी बदगुमान होता है। अंस को लगा बारिश की कोई बूंद उसकी आंख में उतर आई है। उसने पलकों को मसला। उसने सोचा भी कैसे मैं महक के साथ, क्या मैं इतना बेगैरत और बेज़मीर इंसान हूँ? क्या इन 6 सालों में उसने मुझे बस इतना ही जांचा और फिर रास्ता ही बदल लिया? बारिश की बूंदें उसकी आंखों में जमने लगी थी। तभी बाहर बच्चों का शोर सुनाई दिया। शहजादी और मोनस की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, वो खुशी से चला रहे थे। अंस ने सर झटक कर किसी याद से दामन छुड़ाया। अंस को अपना वहम सा लगा, मगर कुछ देर बाद अंस का वहम हकीकत का रूप धारे उसके सामने मुजस्सम खड़ा था। वो बेयकीनी से कभी बरसती बारिश को देखता, कभी शिफा के चेहरे को। मैं माफ़ी की तलबगार हूँ और हाथ इस शर्त पर जोड़ूंगी कि बगैर बाज़पुर्स किए माफ़ी मिल जाए। उसके हाथ अंस के शाने पर फिसल रहे थे। बच्चों को उम्र बार मुझसे ना मिलाते। कितने ख़तरनाक अज़ाइम थे आपके, हालांकि जुर्म इतना बड़ा तो नहीं था। शिफा की आवाज़ भीग रही थी। अंस दम बखुद खड़ा था। जो शख्स शादी के चौथे रोज़ अपनी बीवी के मैके में खड़ा है, इसकी बहन से कहे माजरत के सिफारिश के साथ शिफा मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरती। भला खुद बताइए, इस 4 दिन की दुल्हन पर कौन सी क़यामत बीत सकती थी इस वक्त? आज शिफा बोल रही थी, मगर अंस खामोश था। लेकिन वो ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सका। ये इल्ज़ाम उसे तड़पा देने के लिए काफ़ी था। तुमने मेरी बात सुन ली, अपनी बहन के इर्शादात नहीं सुने थे? वो सबका अंदाज में किलस कर बोला था। फिर शिफा से शिफ के वो गिले जो उसके अंदर दबे थे, शिफा का रूठना, उसका मनाना, मगर अब तो वो रूठा हुआ था और शिफा उसे मना रही थी। उसकी गुनाहगार आंखों ने मंजर भी देखना था। मारे खुशी के वो बेहाल हो रहा था। कौन सी नाराज़गी और कैसी नाराज़गी! उसे शिफा का बोलना इतना अच्छा लग रहा था। जी चाह रहा था शिफा बोलती रहे और वह सुनता रहे, मगर खामोशी से सुनना भी उसके लिए महाल था। कौन से इर्शादात शिफा चौंकी? यही कि हमारी शिफा बहुत लाडली है, हिलकर पानी नहीं पी सकती, मुंह में नवाला भी खुद ही देना पड़ता है, 3-4 नौकर अपॉइंट कर लो, खाना खुद पका लेना वरना बाहर से ले आना, घर के काम काज आते नहीं, तुम्हें शोर के साथ साथ स्वीपर भी बनना होगा। वो आंखों में शरारत बने भरे मसनूई गुस्से से बोल रहा था। जब शिफा का मारे हैरत के मुंह खुल गया। शादी की चौथी रात से बदले बदले रवैये की असल वजह समझ आ गई थी। वो केयरिंग शोर से हिटलर शोर कैसे बना। और अजीब बात यह थी कि इससे दुख होने के बजाय हंसी आ रही थी। तुम्हारी सल्फ़ा आपा कदरे तुम्हारी सलवा आपा ने बहुत दफ़ा मेरे 18 तबक रोशन किए हैं। वो इससे मज़ीद भी तफसील बता रहा था। तब शिफा ने बेसाख्ता इससे टोक कर हालिया मसले की तरफ मोड़ा। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? वो अंस से तस्दीक चाह रही थी। माफ़ी तो नहीं, माफ़ी तो तुम्हें मिल ही चुकी है। मेरे 1000 वाट के रोशन चेहरे को देखकर समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अंस ने मुस्कुराते हुए शिफा के गुलाबी चेहरे को देखा। अगरचे वो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। अंस को दिल ही दिल में बहुत परेशानी हुई। मैं आपसे बदगुमान नहीं थी, बस सदमे का शिकार थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि आप और महक। वो धीरे धीरे एतराफ़ जुर्म कर रही थी। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी कैफियत समझता हूँ। बस इस सारे बेतरतीबी में एक चीज़ तो बिलाकर वाज़ेह हो ही गई कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वो संजीदगी से बोलता हुआ आखिर में थोड़ा शरारती हो गया था। तब शिफा भी कदरे हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा दी। उसके वजूद पर छाया गुबार हट गया था और इस बेतरतीबी, हल्की सी बदगुमानी और मेरे और आपके खामोश झड़के में मुझ पर भी एक इंकिशाफ हुआ है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मैं आप पर मुसल्लत नहीं, ना आप मुझ पर मुसल्लत किए गए हैं। आपकी मोहब्बत तो यूँ ज़ाहिर हो गई थी कि हर रोज़ क़याम को फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछते थे। सलवा और मावरा आपा के अलग से कान खा रखे थे। ये और बात है कि आपकी ना आपको लाहौर जाने नहीं देती थी, मगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे लिए मोहसिन भाई और महक की इतनी पुरकशिश अमेरिका जाने की ऑफ़र तक को ठुकरा दिया। आप मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। मैंने ऐसे ही इतने साल सिसकते हुए गुजार दिए कि आपको मेरी परवाह नहीं। शिफा भी जवाबन अंस के कुछ पोल खोलती उसके मोहब्बत पर शादां सी शहजादी और मोनस की पुकार पर बाहर की तरफ लपक रही थी, जो चीख चीख कर सारा घर सर पे उठाए हुए थे। अम्मी प्लीज़ प्लीज़ बिरयानी बनाकर खिलाएं, वरना अब्बू तो हर रोज़ पापे सूखे तोस दलिया और दही दही खिलाकर हमें मारने वाले थे। फूल से कमलाए बच्चे माँ को देकर खुशी से चला रहे थे। इधर अंस ख़याम और सलवा आपा की गद्दारी पर मुस्नुई ताव खा रहा था। फिर मुस्कुराते हुए ख़याम को काल करके छेड़ने लगा। मेरे राज लीक आउट किए हैं बेटा, कभी तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। जाबन ख़याम का कहका सुनाई दे रहा था। अंस ने मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर झांका। बारिश तो आज भी छाछों बरस रही थी, ताहम अंस और शिफा के दिल पर जमी गर्द और खुद साख्ता नुकसान शिकवों गिलों की गर्द उतर गई थी। धूल मट्टी और गर्द के पार रोशन सवेरा उभर रहा था। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का नावल गर्द के पार। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।